Hello everyone, how are you all doing? So in this video we will see chapter number 8 banks and the magic of finance. तो ये है chapter 8 आपकी जो क्लास 7th मैथ की सोशल साइंस की सेकेंड पार्ट बुक है उसका ये चैप्टर है. ऑलरेडी हम 6 तक चैप्टर देख चुके हैं. एक चैप्टर शायद बीच में रह गया, वो मैं जल्दी कवर कर दूंगी. इसमें हम बैंक्स और फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बैंकर इज नॉट ओनली अ मिडिल मैन. बैंकर जो होता है, जो बैंक चला रहा है या बैंक जो ऑपरेट करते हैं, वो सिर्फ एक मिडिल मैन नहीं होते हैं. मिडिल मैन मतलब बीच के आदमी नहीं है कि कस्टमर के और बैंक जो संस्था है उसके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं ना, बल्कि ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ वाइटल सर्विसेज. बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं और एनेबलिंग एंटरप्रेन्योर्स टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू रियलिटी थ्रू क्रेडिट. मतलब तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं एक जोसेफ, उनके द्वारा ये कोट कहा गया है. इसका मतलब इनका कहना है कि बैंकर सिर्फ पैसा देने लेने के बीच का आदमी नहीं है, मतलब मिडिल मैन की तरह नहीं होता, बल्कि वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेवा देता है. बैंकर क्या करता है? लोगों को जो भी काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो कोई काम या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्रेडिट देता है. क्रेडिट यानी पैसा प्रोवाइड करता है. फिर इस लोन की मदद से जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने नए आइडिया को सच में बदल पाते हैं, रियलिटी में शेप दे पाते हैं ना, उनके जो भी आइडियाज हैं. किसी ने बिजनेस के बारे में सोचा, अगर पैसा ही नहीं हो तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना. जैसे किसी के पास बिजनेस का आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो बैंक लोन देता है और उस आइडिया से फैक्ट्री, शॉप या काम शुरू हो जाता है. इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बैंकर जो है सिर्फ एक मिडिल मैन का काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा इधर से उधर करने का काम नहीं करता है, बल्कि लोगों के सपनों को पूरा करने में भी मदद करता है. ओके, तो इस चैप्टर में कौन कौन से बिग क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं. बिग क्वेश्चंस मतलब यहां हमें सॉल्व नहीं करने हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस हम इस 3 क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं. जैसे पहले समझेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन वी विल लर्न अबाउट व्हाट डज इट कंप्राइज. फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये किन चीजों से मिलकर बना है. देन मेन फंक्शन क्या है और परफॉर्म बाय बैंक्स, जो बैंक्स के द्वारा फंक्शंस जो भी परफॉर्म किए जाते हैं वो मेन उसमें क्या है, एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ, और लोगों के जीवन को ये जो बैंक के फंक्शंस है कैसे इम्पैक्ट करते हैं. देन हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस प्रोग्रेस. अगर फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसे से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी. तो फाइनेंस अगर अच्छी है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह या कोई भी ऐसी सुविधा जो काम को आसान करती हो, तो ये अगर अच्छी है तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है किसी भी देश की प्रोग्रेस में, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम जानने वाले हैं. 8.1 यहाँ इमेज दी गई है, इसमें आप देख सकते हो आजकल की जो डिजिटल चीजें हैं वो दिखाई गई हैं आपको, जैसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है. फोन के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हो, राइट. और पूरी तरीके से ग्लोबली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो गई हैं ना. फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है. चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द इंडियाज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से होते हैं? रोड, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, विच सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन. सो टेलीकम्युनिकेशन मतलब ये जो फोन नेटवर्क्स वगैरह है ना, ये सब की बात हो रही है. तो ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस चीज से, जिस काम से पैसा आ रहा है हमारे देश में. जैसे अगर किसानों ने खेत में सब्जियां उगाई, अगर ये रोड्स नहीं होंगे तो इन सब्जियों को लेकर शहरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? शहरों में जो पॉपुलेशन है उनको सब्जी या कोई भी चीज, मैं एक बात कह रही हूँ, अनाज वगैरह कैसे उपलब्ध होगा? तो ये जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से चल पाए, है ना. एंड ड्रिवन बाय मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन. नाउ डू यू रिकॉल द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम शॉपकीपर्स टू वर्कर्स एज सैलरीज. अब जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर की बात हो रही है कि शॉपकीपर जो दुकानदार है वो उनके यहाँ जो काम करते हैं वर्कर, उनको सैलरी प्रोवाइड करता है. फिर ये जो दुकानदार है जिसको सैलरी मिली वो क्या करता है? इस पैसे को फिर से स्पेंड करता है एसेंशियल आइटम लेने पे. मतलब जो चीजें उसको जरूरी है, ये टेक्स्ट बुक 1 में हमने पढ़ा था, है ना, फ्रॉम बार्टर टू मनी वाले चैप्टर में. फिर वो उन्हीं पैसों से अपनी एसेंशियल यानी जरूरत का सामान लेता है, राइट. नाउ हाउ डू दीज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू मनी. फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ठीक है. ये कुछ टर्म्स आएंगे. इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक. सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन पीपल. अब देखो दुकानदार ने सैलरी दी,
इस आदमी ने क्या किया, फिर उसी दुकानदार से दुकान से सामान ले लिया। तो ये जो मनी के एक्सचेंज हो रहे हैं, या किसी दुकान पे गया उसने कुछ सामान लिया, मोनेटरी जो ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैसे होते हैं लोगों के बीच में। एंड ऑल्सो हाउ इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वास्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडेड। ये जो डेवलपमेंट होते हैं और मेंटेनेंस होता है, इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिजिकल यानी जो रोड बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाए जा रहे हैं, इसको जो फंड चाहिए, तो ये कैसे होते हैं, इसको डेवलप कैसे किया जाता है, इतना पैसा कहां से आता है, मेंटेन कैसे किया जाता है। सो दिस इज मेड पॉसिबल बाय फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उसी का नाम या उसी टॉपिक को आगे हम देखने वाले हैं, जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये दिया हुआ। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये सब है। इन सबको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जरूरत होती है फंड की, वो कहां से पॉसिबल होता है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक नेटवर्क है बैंक्स का, पेमेंट सिस्टम का, स्टॉक मार्केट्स का और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, दैट हेल्प पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मैनेज मनी। तो ये जो नेटवर्क है किन किन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बैंक हो, बैंक क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कलेक्ट करते हैं मनी, पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, मतलब बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं, और इसी पैसे को जो बैंक में हम जाकर डिपॉजिट कराते हैं, थोड़े समय अगर बैंक में रखते हैं तो हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक अपनी जेब से थोड़ी ब्याज देती है, बैंक क्या करती है, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, फिर जो लोग लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वही रखे हुए पैसे को लोन में दे देती है। ठीक है, हमारे पैसे को बैंक किसी को लोन में दे देगी जिसको जरूरत है। अब वो लोन फ्री में तो बैंक देगी नहीं, बैंक क्या करेगी, इस लोन के बदले में ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी इस व्यक्ति से। तो इसका कुछ परसेंट बैंक रख लेगी और फिर जिसको देना है ब्याज उसको भी देगी। तो यही बैंक का काम होता है ना। सो फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड लैंड्स मनी, यही हमसे कलेक्ट करती है और फिर लैंड करती है। लैंड करना मतलब देती है मनी टू पीपल और बोरोवर्स एज लोन्स, लोन्स की तरह वही पैसा देती है। तो बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उसी पैसे को एज अ लोन या बोरोवर्स को पैसे फंड करती है। ओके, नाउ यहां पर दिया गया है कि बैंक ऐसा नेटवर्क है या पेमेंट सिस्टम या स्टॉक मार्केट या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों की, बिजनेस की या सरकार की मदद करे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करे और मैनेज मनी करने का, मनी को मैनेज करने का काम करे, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम, इनके बारे में हम और जान लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ देखो एक इमेज दिया गया है बैंक का, आप देख सकते हो भारतीय बैंक है ये। इस तरीके का कुछ माहौल आपको बैंक में देखने को मिलेगा। नाउ दिस पिक्चर इज फ्रॉम अ बैंक। व्हाट डू यू थिंक द पीपल आर डूइंग? इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है देख के? सो कुछ लोग यहाँ पे देखो पैसा जमा कर रहे हैं। सो इसमें आप लिख सकते हो कि मनी डिपॉजिट या डिपॉजिटिंग मनी। ठीक है, पहले का आंसर मैं बता रही हूं कि क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं, ये भी हो सकता है। विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करना यानी पैसे निकालना, विड्रॉ कैश। या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं कुछ लोग, यहां पर देखो ये लोग हैं, ये लोग हैं, तो फॉर्म फिल कर रहे हैं। या फिर तो इस तरीके से मैं आंसर आगे दिखा दूंगी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आस्क योर फैमिली मेंबर्स इफ दे हैव विजिटेड अ बैंक एंड लर्न मोर अबाउट द एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आप समझ ही गए क्या क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लेडी है ये बैंक स्टाफ से हेल्प ले रही हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमें दिख रही है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर से बात करिए कि इफ दे हैव विजिटेड अ बैंक, कि कभी वो बैंक गए हैं क्या और वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो बतानी है ना। तो इसके आंसर जो है वो आप खुद से लिखेंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ किस तरीके से आंसर लिखना है, ताकि आप लोग आसानी से लिख सके। ओके, are depositing money, withdrawing cash, filling forms, opening bank accounts and asking bank staff for help. Now second है, ask your family member if they have visited. So family members visited bank to deposit or withdraw money. Withdraw मतलब होता है निकालना पैसे बैंक से, अपडेट, पासबुक को अपडेट कराने के लिए या बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए, लोन के लिए या पेमेंट करने के लिए जो घर के लोग हैं वो बैंक्स जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ हमें इमेजेस के थ्रू समझाया गया, तो लेट अस जस्ट रीड। नवदीप ने 3,000 रुपए अपनी सैलरी से हर मंथ बचाए, सेव किए। सेविंग ऑल दैट मनी इन हिज कबर्ड माइट नॉट बी सेफ। तो अलमारी में अगर हम पैसे रखते हैं तो हो सकता है ये सेफ ना हो, चोरी हो जाए, राइट। सो ही डिसाइडेड टू डिपोजिट द मनी इन बैंक। तो उसने क्या डिसाइड किया कि बैंक जाते हैं, पैसे को डिपोजिट कर देते हैं। तो ये नवदीप ने अपने पैसों को क्या किया, बैंक में जाके डिपोजिट करी। नाउ रीमा का है, रीमा रन्स अ बिजनेस मेकिंग बैम्बू प्रोडक्ट। अब रीमा जो है बांस की लकड़ियों से ऐसे प्रोडक्ट्स
बनाती है तो उसे पैसा चाहिए, शी नीड्स सम मनी फॉर अ फ्यू बिजनेस ऑपरेशन, उसे पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो क्या करेगी, when friends and family couldn't help as much as required, तो पहले तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मांगेगी हेल्प, अगर वो लोग हेल्प नहीं कर रहे तो शी डिसाइडेड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड रीपे इट लेटर, तो बैंक जाएगी वहां पर लोन की बात करेगी कि बाद में पे कर दूंगी, मुझे दे दीजिए। तो नवदीप जो जिसने ये जो हमने ऊपर देखा था, नवदीप ने जो पैसे जमा किए बैंक में, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना, तो वो बैंक क्या करेगी, नवदीप डिपोजिट से सरप्लस मनी, सरप्लस मतलब ज्यादा, ठीक है, तो नवदीप के पास जो ज्यादा पैसे थे उसने बैंक के पास जमा किए, बैंक ने उन्हीं पैसों से प्रोवाइड किया रीमा को लोन। ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत लोग पैसे जमा करते हैं, बहुत लोग लोन लेते हैं, तो बैंक प्रोवाइड्स रीमा विद द रिमेनिंग अमाउंट शी नीड्स फॉर हर बिजनेस एज लोन, तो कुछ पैसा तो उसको फ्रेंड्स ने दे दिया था, कुछ जो एक्स्ट्रा चाहिए था वो रीमा जो है बैंक से एज अ लोन ले लेती है, ठीक है, सो रीमा टेक्स अ लोन, तो यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। नाउ आगे देखते हैं, थिंक अबाउट इट, तो क्वेश्चन है, व्हाई डज नवदीप think that saving at the bank is better than keeping cash at home, नवदीप को क्यों लगता है कि बैंक में पैसा रखना, सेव करना ज्यादा अच्छा है घर पे रखने की बजाय, और कैन नवदीप एंड रीमा lend to each other directly without the bank, what could happen in that case, discuss, क्या नवदीप और रीमा एक दूसरे को बिना बैंक जाए, जैसे नवदीप के पास ज्यादा पैसे थे तो वो रीमा को दे सकता था या रीमा उससे लोन ले सकती थी, क्या डायरेक्टली ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो फिर क्या चीजें होती वो डिस्कस करना है आपको, ठीक है, तो इन दोनों के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आंसर्स देख सकते हैं कि नवदीप ने क्यों सोचा कि बैंक में पैसे रखना ज्यादा अच्छा है कैश घर पे रखने की बजाय, बिकॉज मनी कैप्ड इन अ बैंक इज सेफ, बैंक में पैसा सेफ रहता है, अर्न्स इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है, एंड विड्रॉ भी कर सकते हैं जब जरूरत है, तो विड्रॉ करना बैंक से हम ला भी सकते हैं, अगर हम कैश अगर घर में रखते हैं तो वो लॉस्ट हो सकता है, गुम हो सकते हैं या चोरी हो सकती है। नवदीप और रीमा क्या एक दूसरे को दे सकते थे डायरेक्टली, सो यस दे कैन लैंड डायरेक्टली, बट इट मे बी अनसेफ, ये अनसेफ हो सकता है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को रीमा बोलते तुमने मुझे पैसे दिए ही नहीं थे, है ना, या जो नवदीप है वही कह दे मैंने ज्यादा पैसे दिए थे, तुम तो कम बता रही हो, झूठ बोल रही हो, सो देयर वुड बी नो प्रॉपर रिकॉर्ड, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, नो लीगल प्रोटेक्शन एंड अ रिस्क ऑफ डिस्प्यूट और लॉस ऑफ मनी, डिस्प्यूट यानी झगड़े का रिस्क रहेगा, जो है मनी जो है लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं, देखते हैं व्हाट आर बैंक्स एंड व्हाट डू दे डू, बैंक्स क्या होते हैं और बैंक्स क्या करते हैं, तो बैंक हेल्प मेक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड, बैंक हेल्प करती है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने में, उनको इजी बनाती है बाय ऑफरिंग सर्विसेज सच एज सेविंग, विड्रॉइंग एंड बोरोइंग मनी, तो कैसे ये आसान बनाती है कि पैसे हम ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसी सर्विस, सेविंग की, कि हमारे पास अगर ज्यादा पैसा है तो हम जाके सेव कर सके, विड्रॉ करने की, ऐसा नहीं कि सेव कर दिया, अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, किसी को देते हैं पैसे ऐसे उधार, तो हमें पता नहीं है कि हमें जब जरूरत होंगे तो व्यक्ति रिटर्न करेगा कि नहीं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में अगर आपने सेविंग की है तो जब आपको जरूरत है आप जाके पैसे वहां से निकाल सकते हैं, बोरोइंग मनी, कभी हमें लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है तो हम वहां से बोरो भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है बैंक बहुत आसान कर देती है। दीज सर्विसेज आर यूज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग फार्मर्स, शॉपकीपर्स, नर्सेज एंड ऑल्सो बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है इस सर्विसेज को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वाइड रेंज मतलब बहुत सारे लोग, चाहे वो नॉर्मल पीपल हों, किसान हों, शॉपकीपर्स हों, नर्सेज हों, बिजनेस हो कोई भी, या इंस्टीट्यूशन, है ना, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही लोन लेता है, कोई बिजनेस है तो बिजनेस के नाम पे भी लोन मिलता है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें भी लोन मिलता है या वो भी डिपोजिट्स करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है टू यूज द सर्विसेज ऑफ अ बैंक, अगर बैंक की सर्विसेज को आपको यूज करना है, वन फर्स्ट नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले इन सर्विसेज को, जिन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन सर्विसेज को आपको यूज करना है तो सबसे पहले बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। द पर्सन और बिजनेस इज देन कॉल्ड अ बैंक अकाउंट होल्डर, तो आपका जैसे ही बैंक अकाउंट होगा जिस बैंक में, तो आप उस बैंक के क्या होंगे, बैंक अकाउंट होल्डर कहलाएंगे। एंड बैंक ऑफर्स देम सेवरल सर्विसेज, और इसीलिए फिर बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देंगी। लेट अस लर्न अबाउट दीज सर्विसेज, तो इन्हीं सर्विसेज को अब आगे डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे होल्ड डिपोजिट, बैंक जो है डिपोजिट होल्ड करती है, रखती है अपने पास, डिपोजिट मतलब मनी प्लेस्ड इन अ बैंक अकाउंट, जो हमारे अकाउंट में हम पैसा प्लेस करते हैं, रखते हैं, जो विड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन एज पर द टर्म्स ऑफ द बैंक एंड ऑफन अर्न्स इंटरेस्ट, जैसे बैंक्स के कुछ नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दिन बाद गए और आपको ब्याज दे देगी बैंक, या जो भी है, जो भी बैंक के टर्म्स और कंडीशन है उस हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी, ऑफन मतलब कभी कभी आपको ब्याज भी उस पर मिल जाता है अगर आप ज्यादा समय तक रखते हैं या ज्यादा अमाउंट रखते हैं, वो डिपेंड करता है हर बैंक टू बैंक। ओके, नाउ अ बैंक एक्सेप्ट्स एंड होल्ड मनी, बैंक पैसे आपके एक्सेप्ट करती है, होल्ड रखती है अपने पास मनी
को, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, दैट पीपल पुट इनटू द बैंक। ये आगे देखेंगे। बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंक में कितने तरीके के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं? तो सबसे पहले है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब ये अकाउंट जो होता है इंडिविजुअल्स के लिए होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है, जो सेव करते हैं रेगुलरली, अर्न करते हैं ब्याज उसके ऊपर, और ऑन सच सेविंग, जो पैसा सेव करने का उसमें उन्हें ब्याज मिलता है। इट ओपन्स विद अ मिनिमम डिपॉजिट एंड अलाउ मनी टू बी एडेड और विथड्रॉन। इसमें एक मिनिमम डिपॉजिट आपको रखना होता है, मेंटेन करना होता है। अब इसमें आप मनी ऐड भी कर सकते हो और विथड्रॉ भी कर सकते हो। दो देयर आर लिमिट्स ऑन हाउ ऑफन द डिपॉजिटर कैन विथड्रॉ ईच मंथ। लेकिन कभी कभी लिमिट्स होती है कि पर डे आप कितना निकाल सकते हो अकाउंट से पैसा, ऐसा नहीं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, लिमिट्स एक डिसाइड की जाती है। ये होता है सेविंग अकाउंट। ओके, नाउ करेंट अकाउंट क्या होता है? दूसरा, पहला टाइप हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया करेंट अकाउंट, और तीसरा हो गया एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, सो करेंट अकाउंट क्या होता है? ये अधिकतर बिजनेस या ट्रेडर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो लोग ये अकाउंट को यूज करते हैं मेक और रिसीव पेमेंट करने के लिए। इट डजंट अर्न इंटरेस्ट, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जनरली देयर आर नो लिमिट्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स मनी कैन बी डिपॉजिटेड और विथड्रॉन। लेकिन क्योंकि बिजनेसेस वगैरह ये काउंट करते हैं, तो उनके तो बहुत ज्यादा पैसे ट्रांजेक्शन होंगे, तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है। बैंक करंट अकाउंट में लिमिट्स नहीं होती कि आप कितना पैसा उसमें डाल सकते हैं या कितना ड्रॉ कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें वन टाइम डिपॉजिट करना होता है कुछ एक फिक्स पीरियड के लिए। मान लो मैंने 50,000 रुपए लिए और वहां बैंक में जाके 3 साल या 5 साल के लिए लिमिट होती है, तो उसमें आप जाके सेव कर दो। आफ्टर दैट टाइम, 3 साल या 5 साल से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालते हो तो जो उसके बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप जो जितने टाइम के लिए आपने किया है, 3 साल या 5 साल के लिए, तो आफ्टर दैट टाइम द बैंक रिटर्न्स द ओरिजिनल अमाउंट। उसके बाद बैंक आपको ये 50,000 तो रिटर्न करेगी ही करेगी, प्लस इंटरेस्ट, उसके साथ आपको ब्याज भी मिलता है, which is usually higher than what a saving account offers। ये जो सेविंग अकाउंट में जो ब्याज आपको मिलता है पैसा रखने पर, उससे ज्यादा ब्याज यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब आगे देखते हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी को आगे कंटिन्यू रीड करेंगे कि बैंक एक्सेप्ट्स एंड होल्ड्स मनी डिपॉजिट। बैंक जो है एक्सेप्ट करती है, होल्ड करती है मनी को, जो लोग डिपॉजिट करते हैं, पीपल पुट इनटू द बैंक, जो लोग जो है बैंक में ले जाके रखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट में। नाउ दे नॉट ओनली कीप इट सेफ फॉर अस, बैंक सिर्फ पैसे को हमारे लिए सेफ नहीं रखती, बल्कि लेंड भी करती है, मतलब लोगों को देती भी है, बिजनेसेस को और दूसरे लोगों को। इन रिटर्न, बदले में बैंक गिव अस मनी। अब हमने बैंक अकाउंट में पैसा रखा तो बैंक हमें क्या देती है? एक्स्ट्रा मनी देती है ऑन अ रेगुलर पीरियड, कुछ एक इंटरवल पे। मान लो क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने पे, या मंथली हर महीने पे, या एनुअली, एनुअली मतलब हर एक साल पे कुछ ब्याज देती है। तो ये जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं। विच हेल्प्स द अमाउंट ऑफ आर मनी सेव्ड टू ग्रो ओवर टाइम। तो ये क्या हेल्प करती है? इंटरेस्ट हमारे पैसे को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं समय के साथ साथ। थ्रू दिस बैंक एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू सेव। इससे बैंक क्या मोटिवेट कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को क्या एनकरेज करते हैं कि आपको पैसा बचाना चाहिए, जिससे कि आपको समय के साथ साथ आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े, है ना। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इट इज अमाउंट चार्ज फॉर बोरोइंग मनी और द अमाउंट गेन बाय लैंडिंग मनी, विच इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। परसेंटेज के फॉर्म में रहता है कि आप इतना पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, या आप इतना पैसा लोन लोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट करोगे तो भी आपको मिलता है, और लोन लोगे, बैंक जब लोन देती है तो वो भी चार्ज करती है कि आपको 7% ब्याज लगेगा, 8% ब्याज लगेगा, है ना, इंटरेस्ट लगेगा। और क्वार्टरली मतलब कि 4 times अ ईयर एट द एंड ऑफ एवरी 3 months, मतलब हर 3 साल में आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब साल में 12 महीने, तो इसको 4 से, क्वार्टर मतलब 4th पार्ट, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 months, मतलब हर तीसरे महीने में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ योर सेविंग वुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इफ यू सेव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे आप लंबे समय तक पैसा रखते हैं तो वो इंक्रीज होता है बैंक में, वो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इमेजिन यू गेट 1000 ऑन योर बर्थडे फ्रॉम योर मदर। मान लो आपको 1000 रुपए मिले, आपकी मम्मी ने दिए आपके बर्थडे पे। यू टेक इट टू अ बैंक एंड डिपोजिट इट इन योर अकाउंट। आपने उसे बैंक जाकर और डिपॉजिट कर दिया। द बैंक पे 6% इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ईच ईयर इफ यू डोंट विड्रॉ इट। अगर आपने ये 1000 जमा कर दिया और उसको आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, तो हर साल ईच ईयर बैंक उसमें 6% आपको ब्याज देती है। तो ये 1000 रुपए तो आपका सेफ रहेगा ही रहेगा, प्लस हर साल इस 1000 रुपए का 6% बढ़ जाएगा।
6% मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 से 20 कैंसिल, 6 10 से 60, यानी 60 रुपीज और आपके बढ़ गए। तो अगले साल वो कितना हो जाएगा, 1060 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट रहेगा ही रहेगा एंड ऑफ द ईयर, और एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, 1 ईयर प्लस इंटरेस्ट। सो इफ यू डोंट स्पेंड दिस मनी नेक्स्ट ईयर एज वेल, अब मान लो अब आपके अकाउंट में हो गए 1060 रुपए, इसको भी आपने खर्च नहीं किया, तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1060 पे मिलेगा, 1000 पे नहीं। मतलब पहले आपने 1000 जमा किए, उसमें 60 रुपए जुड़ गए, तो आपके हो गए 1060 रुपए। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको जो बैंक की 6% ब्याज देगी ना, वो ये 1000 पे नहीं देगी, 1060 आपका पैसा रहेगा और 1060 का 6% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 63.60 रुपीज आपको 60 रुपीज आपको ब्याज मिलेगा। तो अब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1060 प्लस 63.60। तो टोटल अब आपके बैंक में हो गए 1123.60। ओके, सो इस तरीके से बैंक जो है आपको ब्याज पे करती है। सो यू अर्न एन इंटरेस्ट नॉट जस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपने 1000 रुपए जो जमा किए थे उसी के 60 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, बल्कि जो ब्याज आपका जुड़ गया है, जैसे 1060 हो गया था, तो अब ब्याज का भी आपको ब्याज मिल रहा है ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिल रहा है। बट ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल भी जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया उसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। एज यू कैन सी द इंटरेस्ट अर्न इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 60 इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल ब्याज क्या था, 60, दूसरे साल कितना हो गया, 63.60 इन द सेकेंड ईयर, एंड सो ऑन। ऐसे ही ब्याज बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। दिस प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, यही अगर आप सिंपल देखो, दो तरीके के ब्याज होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, जैसे आपने 1000 रुपए जमा किए थे, वो नेक्स्ट ईयर हो गए 1060 रुपए। ठीक है, अब इसी 1000 का ब्याज मिलेगा तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ब्याज इसमें जोड़ दिया हमने और फिर इसका ब्याज मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, जैसे 1060 है, अब अगले साल कितना मिला, 60.63, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 63 ऐसे ही रहेगा, 0 6 6 12 11 1120.63 है, ये रहा ना, 1123 है, सॉरी 63.60 मिला था, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यस, वन ये वाला मिल गया था, जैसे 63.60, ये नेक्स्ट ईयर का था, तो ये भी अब जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 3 12 1 1123.60 आ गया। तो नेक्स्ट ईयर अब इसका ब्याज मिलेगा 6%, है ना, ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका 1123.60 का 6% आपको ब्याज मिलेगा। तो जब ब्याज जुड़ के उसका ब्याज मिलता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंड होता जा रहा है आपका ब्याज। इफ यू कंटिन्यू सेविंग फॉर 12 ईयर्स, ऐसे आप अगर 1000 का जो आपने जमा किया था वो 12 साल तक पैसा रह गया, तो योर मनी विल ग्रो टू 2012 रुपीज.20, मतलब 1000 रुपए 12 साल बाद आपका लगभग डबल हो जाएगा। दिस हाईलाइट्स हाउ कंपाउंडिंग इज अ पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स यू योर मनी ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो इससे आपको क्या दिखता है, ये एक पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पैसा देखो डबल हो गया लगभग 12 साल में, है ना। तो इससे आपका मनी जो है ग्रो होता है एक्सपोनेंशियली। सो आई होप इट इज क्लियर कि कंपाउंडिंग क्या होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। यहाँ पर एक मैजिक कंपाउंडिंग है, कितना बड़ा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक वर्ड आया था, पहले वो देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है, एक होता है सिंपल ग्रोथ कि हर साल 6 रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, डबल हो रहा है पैसा, है ना। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कंपाउंडिंग का क्या मैजिक होता है। एक स्टोरी दी गई है, किंग एंड अ सेज, सेज यानी साधु, इसके ऊपर एक कहानी है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ दिया है, अ किंग फ्रॉम अम्बालापुजा केरला नोन फॉर हिज लव फॉर चेस। एक राजा थे जो चेस खेलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनको चेस से बहुत ज्यादा प्यार था। वो केरला के एक जगह अम्बालापुजा से थे, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट। वंस चैलेंज्ड अ विजिटिंग सेज टू अ गेम, एक बार इस राजा ने क्या किया, एक साधु आया, है ना, एक साधु आया तो उसने क्या कहा, उस संत को चैलेंज किया, मतलब चुनौती दी कि आप मेरे साथ आके गेम खेलो। द किंग ऑफर्ड एनी रिवॉर्ड टू द सेज इफ ही डिफीटेड हिम। फिर उसके बाद राजा ने कहा कि अगर संत जीत जाते हैं, साधु जीत जाते हैं, तो उन्हें कोई इनाम भी देगा। नाउ हाउएवर द सेज आस्क्ड फॉर अ सिंपल रिवॉर्ड। सेज ने क्या कहा, मैं इनाम में बहुत सिंपल चीज चाहता हूं। तो फिर क्या बताया, क्या इनाम चाहिए राजा उस सेज को यानी साधु को, 1 grain of rice on the first square of the chessboard
2 on the second, 4 on the third, doubling each time for all 64 squares. तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो आप बताया गया है. जैसे यहाँ पे चेस है ना, तो चेस में इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं. ठीक है, तो अब वो कह रहा है पहले वाले बॉक्स में 1 चावल का दाना, दूसरे में 2 चावल का दाना, तीसरे में ऐसे उसने कहा कि हर बार डबल होता जाएगा. 3 नहीं, यहाँ पे 4. ठीक है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल यहाँ पे कितने दाने हो जाएंगे? 8. ठीक है, इस तरीके से. और फिर नेक्स्ट में 16. सो द किंग वाज सरप्राइज एट सी स्मॉल डिमांड एंड अग्रीड. तो राजा ने सोचा ये तो कितनी छोटी सी डिमांड है, और राजा ने कहा ठीक है, राजा अग्री कर गया. बट ही लॉस्ट द गेम टू द सेज एंड आस्क्ड हिज कोर्टियर्स टू प्लेस द राइस ग्रेन्स ऑन ईच स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड एज प्रॉमिस्ड. फिर वो गेम में हार गया राजा. अब साधु ने जो कहा था उसको मानना था, तो उसने अपने दरबारियों को कहा ठीक है, चेस बोर्ड पे जैसा साधु ने कहा है वैसे चावल के दाने रख दो. तो 8th स्क्वायर हैज 128 ग्रेन. 8वें स्क्वायर पे कितने दाने हो गए? मतलब ये 4 हो गए, 5 6 7 8. 8वें वाले पे 128 ग्रेन्स हो गए चावल के, विच वॉज लास्ट स्क्वायर ऑफ द टॉप रो. मतलब एक रो में 8 होते हैं ऐसे, है ना. लाइन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस तरीके से होते हैं बॉक्सेस. ठीक है, तो पहले में कितने थे? 8 बॉक्स थे. तो यहाँ पे आते आते 128 चावल के दाने हो गए. द 9th स्क्वायर हैड 256 ग्रेन्स. यहाँ पर 128 का डबल हुआ होगा तो 256 हो गए, और 256 का डबल 10th पे 512, 11th पे 1024 एंड सो ऑन. ऐसे चावल के दाने बढ़ते जा रहे थे, डबल डबल हो रहे थे. नाउ बट एज द ग्रेन्स केप्ट डबलिंग द टोटल ग्रू सिग्निफिकेंटली. और जब टोटल फाइनल वाले बॉक्स पे पहुंचे, ऐसे रखते 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 तो चावल के दाने बहुत ढेर में हो गए. बाय द 16th स्क्वायर, जब 16वां स्क्वायर आया तो 32,768 ग्रेन्स हो गए. बाय द 32nd स्क्वायर, जब 32वें पे आए तो 210 करोड़ चावल के दाने हो गए. द किंग रियलाइज हाउ पावरफुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी. तो राजा को पता चला, देखो इस तरीके से 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर उसका डबल रखा होगा 4, ऐसे है ना, बढ़ते चले गए. तो तब राजा को पता चला अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी पावरफुल होती है, बट ओनली आफ्टर पेइंग अ हैवी प्राइस. इतना प्राइस देने के बाद पता चला. दिस स्टोरी शोज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स एंड हाउ स्मॉल अमाउंट्स कैन ग्रो इनटू लार्ज सम ओवर टाइम. तो इससे हमें ये पता चलता है कैसे एक छोटा सा अमाउंट भी अगर ओवर द टाइम ज्यादा समय के लिए छोड़ा जाए तो कितना बड़ा हो सकता है. ओके, नाउ आगे देखते हैं. थिंक अबाउट इट. 2 क्वेश्चन है. हाउ डज वन ट्रैक सो मेनी ट्रांजेक्शंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल. कैसे कोई इतना ट्रैक रख सकता है कि कितने आपने ट्रांजेक्शन किए, कितनी बार पैसे निकाले, कितनी बार रखे. बैंक प्रोवाइड्स अ डायरी लाइक डॉक्यूमेंट कॉल्ड पासबुक. तो इसीलिए बैंक क्या करती है, एक पासबुक देती है हर अकाउंट होल्डर को, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ट्रांजेक्शन. उसमें एंट्री होती है कि आपने कितने पैसे जमा कराए, कितने विड्रॉ किए. इससे अपडेट कराना होता है रेगुलरली एट द बैंक. ठीक है, नाउ लुक एट द पासबुक इन फिगर 8.7. आगे पासबुक दिया गया है. इसमें एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो हुए हैं बैंक से निकाले हैं, वो डेबिट साइड में लिखा होगा, और जो बैंक में पैसा जमा किया है उसे इनकम यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. व्हाई इज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट, डिस्कस इन क्लास. तो जो हम रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो क्यों जरूरी है ये आपको डिस्कस करना है. देखो कितना सिंपल है. डेबिट मतलब पहले तो ये समझ लेते हैं, टेकिंग मनी आउट ऑफ एन अकाउंट. अकाउंट से जब पैसा निकाल रहे हो तो माइनस होगा डेबिट. ठीक है, और जब पैसा आप रिसीव कर रहे हो इन अकाउंट, मतलब बैंक में जमा हो रहे हैं आपके पैसे, तो क्रेडिट. ठीक है, प्लस हो जाएगा. नाउ यहाँ पर कितना सिंपल है कि अगर हम नहीं रखेंगे ये रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अगर ना रखें तो हमें पता ही नहीं चलेगा. जैसे रीमा के केस में था, अगर वो ऐसे ही ले लेती लोन, है ना, तो नवदीप तो कल को कह सकता था कि मैंने तो तुम्हें कहा था इतना पैसा रिटर्न करने को, इतना ब्याज देने को. तो लिखित कुछ हो, ट्रांजैक्शन हो, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, तो प्रूफ रहेगा. मैंने आपको कहा था ना, रीमा कह दे कि तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं थे, तो कौन से पैसे मांग रहे हो. तो ये रिकॉर्ड रहता है कि ये देखो ट्रांजैक्शन है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में सेंड किए थे, ना. तो ये भी एक हेल्प करता है. तो इसके आंसर्स देख लेते हैं किस तरीके से आप लिखोगे. सिंपल आंसर से आपको खुद से क्रिएट करने. सो हाउ डज वन ट्रैक सो मेनी ट्रांजैक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल. सो बैंक पासबुक देती है जिसमें सारे डेटा को रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया जाता है, विड्रॉल्स को, फिर अदर बैंक ट्रांजेक्शन को, इसे अपडेट कराया जाता है रेगुलर बेसिस पे बैंक में। देन व्हाई इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट? तो ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प्स पीपल ट्रैक, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं अपने इनकम को, एक्सपेंसेस को, मिस्टेक्स अगर कोई हो रही तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, फ्रॉड नहीं होते इससे, एंड मैनेज मनी प्रॉपरली, और मनी को अच्छे से हम प्रॉपर वे में मैनेज भी कर सकते हैं। हमें पता रहता है हमारा कितना पैसा बचा है, कितना नहीं बचा है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां लिखा है डेबिट साइड, मतलब इतना खर्चा हुआ है, ये क्रेडिट साइड इतना क्रेडिट हुआ है, और एंड बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो ये टोटल आपको देते रहते हैं ना। सो एंट्रीज इन पासबुक इस तरीके से एंट्रीज होती है कि इस डेट को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, रेंट पे हुआ, सिनेमा देखने गए वहां आपने पे किया, कॉफी हाउस गए, तो ऐसे डिटेलिंग रहती है ना। ऑफर लोन्स और क्रेडिट, तो पहला हमने बैंक के हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा बैंक का, कि बैंक जो है वहां पे हम डिपोजिट कर सकते हैं, होल्ड डिपॉजिट, ये पहला फंक्शन था, है ना, जिसमें हमने देखा बैंक के 3 अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब बैंक का हम सेकंड फंक्शन देख रहे हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि बैंक कैसे जो पैसे हैं उसको लोन के फॉर्म में देती है या क्रेडिट करती है, क्रेडिट के फॉर्म में लोगों को देती है। तो इसको आप आगे रीड कर लेते हैं। सो बैंक्स लैंड मनी टू बोरोवर्स यानी जो उधार लेने वाले उनको लैंड करती है, उधार देती है एज लोन के फॉर्म में। लोन क्या होता है? ऐसा अमाउंट बोरो किया जाए जो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से विद ऑब्लिगेशन टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एट अ लेटर टाइम। इस ऑब्लिगेशन के साथ, इस बातचीत के साथ कि इतने समय के बाद इतना ब्याज के साथ आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, उसे कहा जाता है लोन। ठीक है, लोन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज बाइंग अ हाउस और व्हीकल, फंडिंग एजुकेशन एटसेट्रा। तो किसी कारण से हम लोन लेते हैं, जैसे घर खरीदा या कोई गाड़ी खरीदी या एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, राइट। सो बिजनेसेस जो होते हैं वो बोरो करते हैं मनी फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, कि कोई नई मशीन खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल मतलब जिससे कोई सामान बनाया जा रहा है, मान लो कि शर्ट बन रही है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया, तो वो खरीदना है। या ट्रांसपोर्ट करना है, शर्ट बन गई, उसको जहां फैक्ट्री है वहां से मार्केट तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा है, या नए जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट्स में, तो इन सब पे जो खर्चा है, या अमंग अदर पर्पसेस, तो इसके लिए बिजनेस क्या है, बोरो करते हैं पैसा बैंक से। Now, just as banks pay interest on savings to depositors, they charge interest from borrowers on the loans they provide. जैसे हम अगर पैसे सेव करते हैं, अभी हमने एग्जांपल देखा था, तो उसमें बैंक हमें ब्याज दे रही है, वैसे ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, किससे? बोरोवर से, जो पैसा ले गए हैं बैंक से। और कुछ समय के बाद, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, द बोरोवर्स रीपे द लोन अमाउंट। कुछ समय के बाद बोरोवर्स क्या करते हैं, वो पैसा जाके बैंक में दे देते हैं वापस से, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ब्याज के साथ साथ वो पैसा भी रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोन वाला जो पार्ट है बैंक जो है ऑफर करती है। नाउ आगे यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। ओके, चलिए अब आगे क्या दिया है इसमें पढ़ लेते हैं। डोंट मिस आउट, बैंक्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट। जैसे हमने देखा कि हमने 1000 रुपए आपके बर्थडे पे मिले थे, बर्थडे पे मम्मी ने दिए थे, तो आपको 6% ब्याज मिल रहा है ना, ऐसे लिखते हैं 6%। नाउ अब बैंक जो सेविंग पे, आपकी सेविंग पे पैसे देती है वो कम देती है, 6% पे ही दे रही है। मतलब आपने सेव किया 1000 रुपए, तो साल में आपको 6% ब्याज उसका मिल रहा है। लेकिन जब बैंक लोन देती है किसी को, तो हायर इंटरेस्ट। अब ये 1000 रुपया मान लो किसी को जरूरत है, उस बैंक ने लोन के फॉर्म में दिया, तो 6% ब्याज नहीं लेगी, फिर बैंक क्या कमाएगी? 6% तो उसे आपको ही पे करना है। तो यहाँ पर मान लो कि 10%, 20%, 17%, 12%, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो वो जैसे 10% पे दिया, तो आपको कितना बैंक दे रही है? 6%, और बैंक को कितना मिल रहा है? 10%। यानी बैंक का प्रॉफिट कितने का हो गया? 4% बैंक कमा रही है। ओके, सो ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक, इसी से बैंक को आमदनी होती है। सो इसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। मान लो आनंद ने डिपॉजिट किए 200 रुपए अपने बैंक अकाउंट में, तो बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया? 2% उस सेविंग पे, कि 200 जमा कर रहे हो आपको 2% ब्याज मिलेगा। बैंक ने ये 200 रुपए लिए और श्रेया को दे दिया, उसे लोन चाहिए था तो बैंक ने लैंड कर दिया, और श्रेया को क्या बोला बैंक ने? हम आपसे 5% ब्याज लेंगे। ठीक है, तो श्रेया ने रीपे किया अमाउंट ऑफ 10 रुपीज। तो श्रेया कितने रुपए वापस कर रही है? 10 रुपए ब्याज के और 200 रुपए लोन के। मतलब 200 रुपए श्रेया को लोन लिया था तो श्रेया ने, इसका 5% वो ब्याज देगी, तो 200 का 5% ऐसे निकालते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी श्रेया बैंक को। तो 200 तो थे ही, प्लस 10,
है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ वो जो अमाउंट है वो 10 रुपए पे करेगी, तो टोटल श्रेया कितना देगी, 210 रुपए, है ना। अब द बैंक पेज 4 रुपीज टू आनंद, आनंद ने कितना जमा किया था, 200 रुपए, कितना ब्याज देना है बैंक को, 2%, तो इसका 2% निकालो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 4, बैंक को 4 रुपीज ही आनंद को वापस करने हैं, मतलब 200 रुपए प्लस 4, है ना, तो 204 ही देने हैं, लेकिन बैंक के पास आए कितने, 210, तो इसमें बैंक को प्रॉफिट कितना होगा, 204 और 210 यानी कि 6 रुपए, 10 में से 4, 10 रुपए बैंक ने कमाए थे, उसमें से 4 रुपए दे दिए, तो 10 माइनस 6 करो या 10 माइनस 4 करो, यानी कि 6 रुपए बैंक ने कमाए। सो इंटरेस्ट एंड अर्न्स ₹6, है ना, बैंक 6 रुपए कमाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैंक्स हैव रिजर्व मनी एंड डू नॉट लैंड ऑल द डिपॉजिट एज लोन्स टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। अब ऐसा नहीं है कि आनंद ने 200 रुपए जमा किए तो बैंक जाके 200 रुपए आनंद को, आनंद के जो भी है पूरे के पूरे लोन में दे देगी किसी को, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, है ना। अब मान लो किसी ने 200 जमा किए, किसी ने 1000 रुपए जमा किए, किसी ने 300 जमा किए, किसी ने 10,000 जमा किए, अगर बैंक सबके पैसे उठा के किसी को लोन में दे देगी, ठीक, अब बैंक का तो लोन चला गया, अब लोन कब तक चुकेगा, कब लोग पैसे देने आएंगे, तो इसमें क्या होगा, मान लो किसी ने 200 दिए हैं, किसी ने 1000 दिए, अब बैंक ने ये 1200 के 1200 किसी को लोन में दे दिए, मान लो, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 200 वाला बैंक के पास पहुंच गया, अरे मुझे पैसे रिटर्न चाहिए, मतलब विड्रॉ करना है 200 रुपए, तो बैंक तो सारा दे चुकी है, बैंक खाली हो गई, तो ये 200 रुपए बैंक कहाँ से रिटर्न करेगी, बैंक के पास तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए बैंक कुछ पैसा क्या करती है, रिजर्व करती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है कि बैंक के पास अगर इतना पैसा है तो उसका कितना शेयर जो है बैंक अपने पास रखेगी और कितना जो है वो लैंड कर सकती है या दे सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिजर्व मनी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस मैम वी आर गेटिंग इट, समझ आ रहा है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको नहीं आए तो आगे इकोनॉमिक्स में और ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करिए यस वी आर गेटिंग, टाइम स्टैम्प के साथ करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक अभी रुके हुए हैं। नाउ आगे देखते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैंक्स हैव रिजर्व मनी एंड डू नॉट लैंड ऑल डिपोजिट, सारे डिपोजिट को वो लैंड नहीं कर देती एज अ लोन टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। नाउ अब आगे देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे डिपोजिटर्स गया, उसने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, अब बोरोवर ने 200 रुपए लोन ले लिए, ठीक है, वही जो हमने एग्जांपल देखा था उसको समझाया है। सो जैसे 200 का 2% मिला था आनंद को, तो 200 का 2% 4 रुपए, तो यानी 204 रुपए आनंद को मिले, और बोरोवर ने, यहाँ पर श्रेया ने 5% पे किया लोन, तो 210 रुपए मिले, तो बैंक को इसमें 210, है ना, ये वाला माइनस 204 यानी 6 रुपए का प्रॉफिट जो है वो बैंक को हुआ। यही बैंक ऐसे ही मनी अर्न करता है। नाउ हाउ द जनधन योजना रिवोल्यूशनाइज्ड बैंकिंग इन इंडिया, जनधन योजना ने किस तरीके से चेंजेस कर दिए, रिवोल्यूशन मतलब एकदम से क्रांति ला दी बैंकिंग के सेक्टर में। सो 2014 से पहले ओनली 15 करोड़ इंडियंस हैड बैंक अकाउंट, सिर्फ 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट था, और मोस्टली वो लोग कैश पे रिलाय करते थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जो 2014 में आई, उनका एम था गिव एवरी इंडियन स्पेशली लो इनकम अर्नर्स एक्सेस टू बैंक अकाउंट, कि जो कम आमदनी कमाते हैं मेनली, है ना, वैसे तो पूरी जनसंख्या को, कि सबके पास एक अकाउंट हो, और मेनली उनका जो मोटिव था वो जो लो इनकम अर्नर है उनके पास एक बैंक अकाउंट हो विदाउट रिक्वायरिंग अ मिनिमम बैलेंस और फीस। मैंने आपको शुरू में बताया कि बैंक से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना पड़ता है ना, बैंक अकाउंट होल्डर हमें बनना पड़ता है। अब वहां पे मैंने ये भी पॉइंट बोला था कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है, मेंटेन करना होता है, लेकिन जनधन योजना में क्या हुआ, आपका 0 बैलेंस अकाउंट खुला, मतलब आप कुछ भी पैसा मत रखिए बैंक में, आपको एक अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो लिखा है विदाउट मिनिमम बैलेंस और फीस, मतलब जब आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो आपको मिनिमम एक पैसा सेव करके उसमें रखना होता है, नहीं तो बैंक चार्जेस काटती है। मान लो 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो इतना उसमें बैलेंस रखना होगा। ओके, लेकिन जब गरीब है कोई, जिसके पास खाने को डेली का वो जमा कर रहा है, तो 1000 रुपए भी बैंक में कहाँ से रखेगा, मान लो मिनिमम 1000 रुपए है, तो इसीलिए 0 बैलेंस से अकाउंट खुला, ठीक है, कोई भी मिनिमम अकाउंट या फीस या बैलेंस आपको पे नहीं करना है। सिंस देन, तब से 50 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन, 50 करोड़ अकाउंट्स खुल गए हैं, मेनली बाय विमेन, ज्यादातर
लेडीज के। नाउ बैंकिंग सर्विसेज आर यूज्ड बाय पीपल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब हर कदम पे बैंकिंग सर्विसेज जो यूज हो रही हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे कि एग्जांपल दिया है, फार्मर्स किसान जो है अब मनी को बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, की नया बिजनेस स्टार्ट करें, या अपने जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, खेती के काम है, उनको एक्सपैंड करें। वर्कर्स जो है रिसीव कर रहे हैं अपनी वेजेस, जो उनकी दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो किसमें, डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं एकेडमिकली, वो उनके अकाउंट्स में आ रही है ना, इंस्टीट्यूशन से। सच डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैव रिड्यूस मिडिल मैन। पहले आपको पता नहीं होगा, आप लोग छोटे हैं, जैसे गांव में क्या होता है, आप पैसे निकलवाने जा रहे हैं बैंक से, या पैसे कोई और मिडिल मैन है बीच में देना लेना करने वाला, तो वहीं पर हम बोलते करप्शन होता था, कुछ पैसे कम दे दिए, कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, है ना। मान लो कि सरकार ने डिसाइड किया कि 700 रुपए एक दिन का बनेगा किसी भी जॉब में, है ना, गवर्नमेंट को, या मान लो सरकारी कोई भी काम है। अब जो मिडिल मैन है वो कैश में पेमेंट होती थी, तो 700 का हो सकता है, गरीब है वो कुछ बोल नहीं पा रहा तो उसको 600 देता हो, कुछ पैसे रख लेता हो, है ना। तो ये करप्शन को हटाने के लिए अब बैंक है, तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ये 700 रुपए डायरेक्टली बैंक में आ जाएंगे, तो इससे करप्शन भी कम हुआ, है ना। मिडिल मैन का रोल कम हुआ, और इंश्योर द टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ फंड। अब मान लो ये जो मिडिल मैन था, पहले ये 700 रुपए किसान को देने या किसी को देने हैं जो उनकी मजदूरी है, अब ये मिडिल मैन मान लो छुट्टी पे कहीं चला गया है ही नहीं, तो ये इनको सैलरी तो देर मिलेगी, लेकिन बैंक में ट्रांसफर होना है तो जिस डेट को होना है उसी डेट को होना है, तो इसमें डिले भी नहीं हो रहा, टाइमली डिसबर्समेंट हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे जनधन योजना ने हेल्प की। नाउ नेक्स्ट है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है, एक तो होते हैं बैंक जो पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ बैंक से हम पैसा लेना देना नहीं कर सकते। एक होता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें बाकी के सारे ऐसे आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये भी ऑफर करते हैं वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे इसमें सेविंग स्कीम्स होती हैं, जैसे नाम है सेविंग स्कीम के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी, किसान विकास पत्र अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है, देयर वास्ट नेटवर्क एंड प्रेजेंस इवन इन रिमोट लोकेशंस मेक देम अ पॉपुलर सेविंग ऑप्शंस। पोस्ट ऑफिस आपको छोटी से छोटी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, रिमोट यानी दूर दराज के जो एरिया होते हैं वहां पे भी हमें मिल जाते हैं। तो इतना इनका जो प्रेजेंस है इतना वास्ट है, इतना फैला हुआ है, तो ये पॉपुलर सेविंग ऑप्शन बन जाता है, लोग इनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं ना, और यहाँ पर सेविंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। दे ऑल्सो एग्जिस्ट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब ये हो गया पोस्ट ऑफिस के बारे में। ऐसे और भी अदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कुछ सेक्टर्स को, स्पेसिफिक सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये क्या करती है, फंड करती है। देखो इंडस्ट्री आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज जो बिजनेसेस होते हैं पावर और टेक्सटाइल के क्षेत्र, पावर के क्षेत्र में टेक्सटाइल यानी जो कपड़े वगैरह बनते हैं, उन इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये IFCI हो गया। ऐसे ही एक और है बार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखो इसमें एग्रीकल्चर आ रहा है, तो किसको सपोर्ट करते होंगे, रूरल डेवलपमेंट। ये देखो रूरल भी है, रूरल यानी गांव देहात का जो एरिया उसको डेवलप करना। बाय फंडिंग बैंक्स, इनको बैंक्स बाय फंडिंग बैंक्स दैट गिव लोन्स फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए लोन देते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं अगरबत्ती बनाने की, पापड़ बनाने की, तो इनको फंड प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव देहात के एरिया में जो रूरल एरिया है वहां पर रोड्स, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कराना, मतलब एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। विद न्यूमरस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज एसेंशियल टू हैव क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे काम करेंगे, इतने सारे हैं तो किसी, सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना, नहीं तो सब अपनी मनमानी करेंगे। तो ऐसा रूल होना चाहिए विच एवरीवन फॉलोज, जो सब फॉलो करें। बट हु सेट्स दिस रूल, ये रूल बनाएगा कौन, कि आप कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको ये रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक बैंक तो करेगा नहीं कि मैं मॉनिटर हूं, मैं बना देता हूं रूल, सारे बैंक्स को वो मानना है, ऐसा क्यों होगा, सारे बैंक्स क्यों तुम्हारी बात मानेंगे। तो कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो रूल बनाए और सभी लोग माने। तो बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है उसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का भी बैंक है, बैंकर्स टू बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द बैंक, ये ऐसी बैंक है जो सुपरवाइज
सुपरवाइज करती है, मॉनिटरिंग करती है, देखती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया सेंट्रल बैंक, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। कंट्रीज हैव सेंट्रल बैंक्स विच सुपरवाइज एंड मैनेज पॉलिसीज रिलेटेड टू देयर बैंकिंग सिस्टम। उस कंट्री में जिस कंट्री का ये सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मतलब देखते हैं कामकाज या पॉलिसीज मैनेज करते हैं किसके, उस देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी। तो हमारे यहाँ पर कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई, 1935 में, एंड परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक की तरह फंक्शन करती है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आरबीआई वाज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई पहले ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जो हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया एंड हैज बीन फंक्शनिंग एज द बैंकर ऑफ बैंक्स, द सेंट्रल बैंक, सिंस 1949। और तब से 1949 से, देखो 1947 में देश आजाद हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होना डेट से, 1949 से सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट कर रही है। ये मेंटेन करती है अकाउंट्स ऑफ अदर बैंक्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन देम, है ना, कि जो फंड का एक्सचेंज हो रहा है उनको मेंटेन करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। अब जैसे बैंक से नॉर्मल आदमी लोन नहीं ले जा रहे हैं, बैंक को कभी पैसे की जरूरत हुई तो कहाँ जाएगा, तो जो लोन बैंक्स लेती है वो आरबीआई से लेती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, या बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई जो है हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, 1949 से स्टार्ट हुई है। लेकिन कोई बोलेगा कि आरबीआई बनी कब थी, तो 1949 नहीं, 1935 से बनी थी। ठीक है, नाउ आगे और दिया हुआ है आरबीआई के बारे में, चलिए रीड कर लेते हैं। सो आरबीआई सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमने कहा था ना कौन डिसाइड करेगा रूल्स रेगुलेशन, तो आरबीआई डिसाइड करती है। ओके, नाउ क्या है रूल्स है, जैसे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडियन करेंसीज लाइक बैंक नोट्स। जो हमारे नोट्स हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, ये नोट ऐसा नहीं कि मैं घर में मशीन ले आऊंगी मैं प्रिंट करने लग जाऊंगी, नहीं, इसको प्रिंट करवाने का और डिस्ट्रीब्यूट पूरे देश में बैंकिंग में फैलाने का काम आरबीआई का होता है। और इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक कितना चार्ज करेगा उसका तय करना, फिक्स करना, वो भी आरबीआई का काम होता है। नहीं तो बैंक तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगी, राइट। सो इंटरेस्टिंगली द एंट्रेंस ऑफ आरबीआई ऑफिस इन दिल्ली इज फ्लैंक्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ यक्ष एंड यक्षी। ये देखो आरबीआई का ऑफिस है, यहाँ पर यक्ष और यक्ष का आप स्टैच्यू देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू का जो कहानियां वगैरह हैं प्राचीन, तो उसमें यक्ष जो हैं वो बिलोंग करते हैं टू क्लास ऑफ डेमी गॉड्स हु एक्ट एज गार्ड्स ऑफ ट्रेजर ऑफ कुबेर। कुबेर जो भगवान है उनके गार्ड के फॉर्म में इन्हें दिखाया गया हमारे माइथोलॉजीज में। एंड गॉड ऑफ वेल्थ की जो कुबेर हैं, मतलब पैसे के जो भगवान है ना, उनका ये गार्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैसे की ये बिल्डिंग है, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें होती है, तो कुबेर वहां पर मेन गॉड के फॉर्म में, कुबेर के गार्ड के फॉर्म में यहाँ पर यक्ष है। आरबीआई कुड बी कंपेयर टू कुबेर, आरबीआई को यहाँ कुबेर से कंपेयर किया गया है विद इट्स सोल राइट्स ऑफ इशूइंग करेंसी बाय बीइंग अ बैंकर्स टू बैंक, है ना। तो ये एक सोल राइट्स है इसके पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेंसी को इशू कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं, है ना। तो ये बैंकर्स के, बैंकों के भी बैंक्स हैं। ओके, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बेस इंटरेस्ट रेट, है ना, बेस इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई फिक्सेस फॉर लैंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो पैसा लैंड कर रही है तो कितने ब्याज पे वो लैंड कर सकती है, वो सारा बेस रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया था ऊपर। नाउ आगे दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। इन एंशिएंट टाइम टेम्पल्स एक्टेड लाइक बैंक्स। पुराने समय में जो मंदिर हुआ करते थे वो बैंक की तरह एक्ट करते थे। ऑल्दो they did not accept public deposit like modern banks, they lent money to artisans, merchants and local government for building infrastructure। लेकिन पहले अभी जैसा हो रहा है कि लोग जाके डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा बैंक में, वैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जरूर होता था कि वो लेंड करते थे, पुराने जो टेम्पल्स होते थे वो उधार देते थे, कर्ज की तरह देते थे पैसे, किसको, आर्टिशंस को, जो कलाकार वगैरह हैं, या व्यापारियों को जो मर्चेंट्स है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, या जो लोकल वहां की गवर्नमेंट है फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, की कुछ बनाना है, कोई चीजें क्रिएट करनी है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द टेम्पल्स एंड द कंसर्न पार्टी वर एच्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। इस तरीके के कॉपर प्लेट्स पे, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक में, आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो इस तरीके के कॉपर प्लेट्स पे डिटेल लिखी जाती थी कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, राइट। दीज हैव सर्वाइव्ड टू गिव अस ग्लिम्स ऑफ हाउ दे फंक्शन। ये अभी भी हैं कॉपर प्लेट्स, तो इनसे हमें ग्लिम्स मिलते हैं, एक झलक मिलती है कि किस तरीके से ये सर्विसेज जो है उस वक्त चला करती थी, है ना। ये पांड्या किंगडम के इंस्क्रिप्शंस है, इन
इंस्क्रिप्शन क्या होता है? हार्ड सरफेस पे, जैसे यहाँ हार्ड सरफेस क्या है? कॉपर प्लेट, तो हार्ड सरफेस पे खुदवाकर कुछ लिखाने को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, वन सच एग्जाम्पल इज एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कोडम्बलूर इन तमिलनाडु डेटिंग बैक टू 13th century which refers to communities that borrowed money from the, यहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिन्होंने बोरो किया है मनी, है ना। तमिलनाडु का एक इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। तो किस टेम्पल से इन लोगों ने बोरो किया है पैसा? तो ये नाम दिया हुआ है तिरुमुदुकुन रामुदैया नयनार, थोड़ा हो सकता है गलत मैं पढ़ रही हूँ, विद एन अग्रीमेंट टू पे इंटरेस्ट, कि ब्याज के साथ ये पैसा इंटरेस्ट किया जाएगा। तो ये कम्युनिटी है, उन्होंने ये पैसा लिया। कहाँ की कम्युनिटी है? कोदम्बलुरु, जो तमिलनाडु में। ओके, सो ये इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। नाउ पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम्स, देखेंगे पेमेंट का मोड क्या क्या होता है। तो पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम्स आर अनदर की पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंस सिस्टम को वर्क करने के लिए पेमेंट सिस्टम का अच्छे से वर्क करना बहुत जरूरी होता है। पेमेंट सिस्टम अगर अच्छा होगा तो ये हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सम ऑफ द मोड्स ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड, कैसे कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, या तो कैश में कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। However, payment systems such as UPI हम पढ़ते हैं ना, Unified Payment Interface, have become popular as a quick and convenient way to transfer money today. आज के समय में UPI बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। Let us learn more about them. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो फैसिलिटेट करता है, मतलब आपको फैसिलिटी देता है द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल सेटलमेंट्स कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ट्रांसफर कर सके फंड्स बिटवीन ईच अदर। ओके, नाउ बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अकाउंट होल्डर्स कैन विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। अब हमने पिछले पार्ट में देखा था, आपने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए। अब उस बैंक में जो पैसे जमा है वहां से हम विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं? जब हमें जरूरत है तो हम निकाल कैसे सकते हैं? ओके, चलिए रीड करते हैं। जनरली सेविंग कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट थ्रू मल्टीपल मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप सेविंग को बैंक से निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड यहाँ दिए हुए। पहला है वन कैन फिल आउट अ विड्रॉल स्लिप एट द बैंक। बैंक जाकर एक विड्रॉल स्लिप फिल करेंगे, उसको कैश काउंटर पे आप सबमिट कर देंगे, कैश विड्रॉ करेंगे फ्रॉम देयर अकाउंट। नाउ यू कैन ट्राई फिलिंग वन फॉर योरसेल्फ एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में एक दिया हुआ है आपको फिल करने के लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड डेबिट कार्ड। इस तरीके से कार्ड्स आपको बैंक देती है ना। इस तरीके से डेबिट कार्ड्स मिलते हैं टू कस्टमर्स व्हेन दे ओपन एन अकाउंट। डेबिट कार्ड यूज होता है विड्रॉ कैश करने के लिए, कहां से? एटीएम से। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एट एनी टाइम, कभी भी आप निकाल सकते हैं। ये सेल्फ सर्विस मशीन होती है लाइक मिनी बैंक। ये 24/7 वर्क करती है, मतलब 24 घंटे सातों दिन आपसे कैश निकाल सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जैसे बस डिपोट के पास, देन लोकल शॉपिंग मार्केट्स में, रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट, मॉल्स, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं। टू विड्रॉ कैश हमें क्या करना होता है? डेबिट कार्ड को इंसर्ट करना होता है मशीन के अंदर और फिर पिन डालना होता है, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, एंड द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी विड्रॉन। और जैसा पैसा निकालना है, जितना भी निकालना है, आपको वो डालना होता है। तो ये डेबिट कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का आपको इमेज दिया है। यहाँ पर नंबर बटन्स होते हैं, तो यहाँ इनपुट पिन डालना होता है, यहाँ कार्ड इंसर्ट करने की जगह होती है, यहाँ से कैश विड्रॉ होता है, तो कैश कलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ अमाउंट टू बी विड्रॉन, यहाँ स्क्रीन पे सारी चीजें दी जाती हैं कि कैसा अकाउंट है आपका, कितना क्या, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ पिन जो ये लिखा है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये न्यूमेरिक कोड होता है, 4 से 6 डिजिट का होता है। ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी के पर्पज से यूज होता है वेरियस एप्लीकेशंस में, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पैसे का ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो ये OTP पिन वगैरह पिन जो है हमें डालना पड़ता है इनपुट के तौर पे। ओके, लाइक ATM में या डेबिट कार्ड में। नाउ आगे देखते हैं। अब हमें देखना है हाउ कैन मनी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। मान लो मेरे बैंक में पैसा है और मुझे अपनी मम्मी को या पापा को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी? तो चेक के थ्रू कर सकते हैं। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या होता है? एक पेपर का, इस तरीके से देखो, इसे पेपर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो अलाउ करता है तुम्हें अलाउ करता है आपको कि आप पे कर सकते हैं किसी को डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक से डायरेक्टली उसके बैंक में डाल सकते हैं पैसे। द बैंक प्रोवाइड्स अ चेकबुक विद मल्टीपल चेक। एक चेकबुक होती है जिसमें इस तरीके की एक लीफ है, बहुत सारी लीव्स उसमें होती हैं। टू पे 5,000 टू योर फ्रेंड रोहन, यू राइट अ चेक विद द एग्जैक्ट अमाउंट, रोहन्स नेम एंड योर सिग्नेचर। यहाँ पर आप जो पर्सन का नाम है वो फिल करेंगे, यहाँ कितना अमाउंट आप देने चाहते हैं वर्ड्स में फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक इशूअर का अकाउंट नंबर होता है। ये चेक
आपका चेक नंबर है और यहाँ पर MICR कोड होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स होती है चेक के ऊपर। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं जिस दिन भी आप इशू करना चाहते हैं चेक। तो रोहन कैन डिपोजिट द चेक इन हिज बैंक, द अमाउंट गेट विड्रॉन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड इज ट्रांसफर्ड क्रेडिटेड टू रोहन बैंक अकाउंट, रोहन बैंक अकाउंट। आपको रोहन को मान लो 5,000 रुपए देने हैं, तो आप पैसे ना देकर इस तरीके से चेक दे दोगे पूरा फिल करके अच्छे से, और उसके बाद रोहन जाके अपने बैंक में देगा तो ये वो जो भी पैसा आपके जितने का भी आपने चेक भरा है उतना पैसा आपके अकाउंट से कट के और रोहन के बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चेक का इमेज है, घर में भी देख सकते हैं, पेरेंट्स से आप एक बार देखने के लिए मांग सकते हैं, होता है सभी के पास। ट्रांसफर और पेमेंट ऑफ मनी थ्रू अ चेक रिक्वायर्स फिजिकली विजिटिंग अ बैंक एंड टेक्स टाइम्स। अब जैसे हमने बोला रोहन को चेक लेके बैंक जाना पड़ेगा, है ना, तो इसमें टाइम लगता है अगर आप मनी को चेक के थ्रू ट्रांसफर करते हो। हाउएवर, हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, जैसे उससे हम इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं तुरंत सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ है जैसे डेबिट कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल, है ना, POS मशीन्स होती है जहां हम कार्ड को देके और उससे पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत हो जाता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर सच एज ग्रोसरी और क्लॉथिंग स्टोर एंड केमिस्ट। यहाँ पर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इन जगहों पर। ऑन वन हैंड दे हेल्प विथड्रॉ कैश फ्रॉम ATMs एज सीन अबव, ऑन द अदर हैंड दे एनेबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर टू स्टोर ओनर। अब ये जो डेबिट कार्ड है इसी का एक यूज हमने क्या देखा था, अभी ऊपर देखा था कि हम पैसे विड्रॉ कर पा रहे हैं, है ना, पैसे निकाल पा रहे हैं ATM के थ्रू। अब दूसरा यूज हमने क्या देख लिया कि हम पैसे ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं किसी अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, है ना। सो कस्टमर यूज देयर डेबिट कार्ड्स बाय स्वाइपिंग और इंसर्टिंग इनटू अ POS मशीन। आप देखते होंगे कहीं कहीं पे इंसर्ट करके, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं वहां पर पेमेंट करने के लिए वो लोग मशीन पे या तो टच करते हैं उसको या इंसर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद जो भी इनपुट है अमाउंट का कितना निकालना है वो आप उस पे एंटर करते हैं एंड एंटरिंग द पिन, और फिर वहां पर भी आपको पिन नंबर डालना होता है, इस तरीके का होता है ना POS मशीन। सो पिन आप एंटर करते हैं तो कैशियर कैन ऑल्सो एंटर द अमाउंट वाइल द कस्टमर एंटर देयर पिन। नाउ जो पैसे हैं, अमाउंट कितना निकालना है वो तो कैशियर भी एंटर कर सकता है, लेकिन पिन हमेशा किसे एंटर करना चाहिए, कस्टमर को। द अमाउंट इज इंस्टेंटली डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। तुरंत पिन के डालते ही अकाउंट जो है आपके अकाउंट से पैसे जो है आपके अकाउंट से कट के और जहां पर भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहां रिसीव हो जाते हैं। नाउ इंटरनेट बैंकिंग, ये तो एक हो गया कि डेबिट कार्ड से हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, मतलब आप सिस्टम के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है ट्रांसफर करने का मनी को थ्रू इंटरनेट, है ना। इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें अलाउ होता है कि अकाउंट होल्डर चेक करता है अपने बैलेंस को, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकता है, ट्रांसफर कर सकता है मनी को थ्रू द बैंक्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो ये आप सिस्टम से भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्स होते हैं बैंक्स के उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। ओके, नाउ तीसरा है मोबाइल पेमेंट, मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। एडिशनली डिजिटल पेमेंट्स आर मेड थ्रू मोबाइल फोन्स यूजिंग डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सच एज भीम विच इज बेस्ड ऑन UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस तरीके से आप देखते हो ना QR कोड आता है जिसको आप स्कैन करते हो। सो ये जो UPI है, ये पेमेंट सिस्टम, ये एनेबल करता है इजियर एंड क्विकर डिजिटल मनी ट्रांसफर यूजिंग अ QR कोड और द फोन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, अलाउइंग क्विक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। इसे तुरंत आप ऐसे स्कैन करके करते हो और 1 सेकंड में पेमेंट रिसीव हो जाता है। ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ फिजिकल पासबुक अपडेट, इसमें आपको बार बार बैंक नहीं जाना, पासबुक को अपडेट नहीं कराना, राइट। इट अलाउज यूजर टू चेक बैलेंसेस एंड ट्रैक ट्रांजेक्शंस एनी टाइम ऑन देयर फोन। इससे आप ट्रांजेक्शंस को चेक कर सकते हो किसी भी समय अपने फोन की हिस्ट्री में जाकर, मतलब ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री में जाकर। ओके, QR कोड यूज्ड फॉर पेमेंट, ये आप इमेज में देख सकते हो। नाउ ये इमेज है प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर यूजिंग अ UPI के थ्रू कैसे पेमेंट होता है। तो जैसे पहला यहां से स्टार्ट हुआ, कुमार ने स्कैन किया, पीयूष जो एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी वाला है ये, इसका QR कोड उसने स्कैन किया, पेमेंट किया, है ना, QR कोड यूजिंग अ पेमेंट एप्लीकेशन ऑन हिज फोन, एंटर हिज UPI पिन एंड द अमाउंट टू बी सेंड। उसके बाद अमाउंट सेंड हो गया। तो अब इसके बाद जो अमाउंट पे हुआ वो कहाँ गया, तो ये जो UPI ट्रांजेक्शन ये प्रोसेस होता है पेयर के बैंक में, फिर बैंक फॉरवर्ड कर देती है रिक्वेस्ट NPCI को। ठीक है, ये रहा नेशनल
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ जाती है, फिर एनपीसीआई जो है डिक्रिप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को और वेरीफाई करते हैं यूजर के यूपीआई पिन को और प्रोसेस कर देते हैं ट्रांसफर को। फिर फंड जो है वो किसके बैंक में चला जाता है? ये प्रोसेस अभी तक कहाँ हो रहा था? कुमार के, है ना, इस व्यक्ति के बैंक में हो रहा था। अब ये जो पैसे हैं फंड रिसीव हो गए पेयर्स की, सब्जी वाले के बैंक में, जो पीयूष है उसके बैंक में पैसे आ गए। उसके बाद द पे पीयूष रिसीव द पेमेंट इन हिज बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से यूपीआई वर्क करता है। बीच में बैंक्स आती हैं और यूपीआई ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस, इंडियाज गिफ्ट टू वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। आज हम इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ये एक तरीके का गिफ्ट ही है इंडिया के लिए। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट रिक्वायर फिलिंग आउट द चेक विद द डिटेल्स ऑफ रिसीवर, ड्रॉपिंग इट इनटू द बैंक्स ड्रॉप बॉक्स और हैंडलिंग इट ओवर टू अ बैंक ऑफिशियल। पहले बहुत लंबा प्रोसेस था, पहले आप चेक साइन करोगे, चेक लेकर बैंक जाओगे या वहां पर ड्रॉप बॉक्स में डालोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। और इससे क्या होता था, लोग डिस्करेज होते थे, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज। बैंक का काम ऐसा हैवी लगता था कि अरे इससे ऑफिस के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। इसकी वजह से हैवी रिलायंस था कैश पे, कैश में पहले ज्यादा पेमेंट होती थी, ड्यू टू विच बिलियंस ऑफ रुपीज वर यूज्ड एवरी डे विदाउट अ रिकॉर्ड, जिसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा होता था। कैश में आप कोई रिकॉर्ड तो है नहीं किसी का कि कहां से पैसा ला रहे हो कहां से नहीं ला रहे हो, तो बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ रुपीज बिना रिकॉर्ड के डेली यूज होते थे। 2016 में चेंज आया व्हेन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया क्या? यूपीआई, एक फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो एनेबल करता है फंड ट्रांसफर को। अभी जो मैंने इमेज आपको बताया वही एग्जांपल के साथ यहाँ पे बोला गया है देखने को। डू यू सी हाउ एफर्टलेसली यूपीआई अलाउड अ डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन कुमार एंड पीयूष? कितना आसान हो गया फटाफट एक स्कैनर के थ्रू, राइट? सो यू मे रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिकेम essential to prevent the spread of infection। देखो जब कोविड आया था तो उस वक्त कोई भी चीज किसी की भी टच की हुई हम नहीं टच कर रहे थे, तो अगर नोट है कैश फॉर्म में है तो कैश आप किसी से ले रहे हो सामान लेकर या दे रहे हो तो उसमें भी वायरस वगैरह जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, राइट? इसीलिए ड्यूरिंग दिस पीरियड यूपीआई गेन पॉपुलैरिटी फॉर सपोर्टिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन। उस वक्त ये जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ये बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने पड़ते थे, एक दूसरे के हाथ से कुछ भी रिसीव करना नहीं होता था। मोर ओवर इट्स यूजर फ्रेंडली डिजाइन इन मल्टीपल लैंग्वेज मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं, तो किसी भी भाषा का व्यक्ति मोस्टली इंडिया में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन है इज एक्सपैंडिंग रैपिडली अक्रॉस बॉर्डर्स। नेपाल फर्स्ट कंट्री बना इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने वाला 2022 में। टुडे नेशन सच एज यूएई, United Arab Emirates, France, Sri Lanka, Bhutan, Mauritius and so have adopted it। इन कंट्रीज ने भी हमारा जो यूपीआई सिस्टम है ना उसको अडॉप्ट किया है एंड मोर कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली शोइंग इंटरेस्ट, और बहुत सारी कंट्रीज को अपनाना चाह रही है। दिस इंस्टेंट, एफिशिएंट एंड सिक्योर सिस्टम इज ट्रूली इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। ये पेमेंट सिस्टम की दुनिया में एक इंडिया का गिफ्ट है पूरी दुनिया को, है ना? देन नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? सो प्रीवियसली यू लर्न अबाउट वेरियस मार्केट्स लाइक रिटेल market, wholesale market, online market, right? And so on. Imagine the stock market like a giant online bookstore। ये कैसा है? स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक बहुत बड़ा, जायंट मतलब बहुत विशाल ऑनलाइन बुक स्टोर है। ऑनलाइन आप इसमें बुक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। समझिए ये एग्जाम्पल दिया है, बुक स्टोर होता नहीं है, बताने के लिए दिया है। बट इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स पीपल बाय एंड सेल शेयर्स। अब ये बुक स्टोर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर क्या खरीदा बेचा जाता है? ये ऑनलाइन जो शॉप है इसमें शेयर्स खरीदे जाते हैं। शेयर्स क्या होती है? शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी रिप्रेजेंटिंग अ पोर्शन ऑफ इट्स कैपिटल स्टॉक। मान लो एक कंपनी है, टाटा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी ले सकते हो। इसका मान लो 50 रुपए का शेयर है, ठीक है? 50 रुपए की टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। अब इसमें 5 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 5 5 5 या 10 लोग ले लो, है ना? 5 5 ऐसे 10 लोगों ने क्या किया? 5 रुपए मिलाए। तो 10 लोगों ने 5 रुपए मिलाए तो कितने हो गए? 50 रुपए, है ना? मतलब 10 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर हैं। कंपनी का टोटल जो कैपिटल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा,
टोटल जो कंपनी का कैपिटल है उसमें एक पोर्शन आपके पास है। तो मान लो ये आप हो, तो आपने इस कंपनी के 50 रुपए में से आपकी कितनी हिस्सेदारी है? 5 रुपीज की हिस्सेदारी है ना। तो आप क्या हो? टाटा कंपनी के शेयर होल्डर हो। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में मैंने समझाया। नाउ सपोज यू ओन अ स्मॉल रेस्टोरेंट एंड विश टू एक्सपैंड इट विद अ वेराइटी ऑफ क्यूजीन। अब इसी को समझाया गया, मैंने टाटा का जो एग्जाम्पल लेके समझाया उसी को यहाँ आपको समझा के दिया गया है कि मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट बनाना है, ठीक है, एक होटल या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। अब उसमें आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, आपके पास है सर्विसेज लेकिन आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें और ज्यादा वैरायटी लाने चाह रहे हो खाने की। हाउएवर इफ यू डू नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? बोरो करोगे, किसी फ्रेंड से उधार लोगे, है ना, इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर विच दे बिकम पार्ट ओनर ऑफ योर बिजनेस। तो क्या होगा? ये आपका रेस्टोरेंट था, पहले आप खुद चला रहे थे, आप सोच रहे एक और दुकान इसी में डाल लूं, एक और सेक्शन बना लूं। आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी से पैसे लोगे। अब वो आपकी हेल्प तो करेगा, लेकिन आप किस बेसिस पे हेल्प करेगा? तो आप उसको कहोगे कि तुम मुझे पैसे दे दो, अब जितने पैसे तुम लगा रहे हो उससे जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में मैं तुमको हिस्सा दूंगा। मान लो इस व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है जिसे हम हेल्प लेने गए, उसने 100 रुपए दिए, इस 100 रुपए का कंपनी ने 200 रुपए कमाए, तो पूरा 200 रुपए इसको रिटर्न नहीं कर देंगे, कुछ ये कंपनी रखेगी और कुछ इसको शेयर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वही होता है कि वो, अब ये व्यक्ति क्या हुआ, इसने तो हेल्प की थी लेकिन अब ये इसमें हिस्सेदार बन गया, पार्ट ओनर बन गया। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही शेयर क्या होता है? पार्ट ओनरशिप होती है कंपनी की, जो मैंने अभी टाटा वाला समझाया। तो ये 5-5 रुपए लेके आप टाटा की कंपनी में क्या हो रहे हो? ओनर बन, मतलब एक शेयर आपके पास आ रहा है, कंपनी की ओनरशिप आ रही है। सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। समझ में आया आप लोगों को? बताओ कमेंट सेक्शन में अगर क्लियर है तो यहाँ पे लिखो यस मैम इट इज क्लियर। नाउ कॉमेंट कंपनी ड्यू टू योर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से आप उस कंपनी के क्या बन गए? पार्ट ओनर बन गए। नाउ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हम पैसा निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में। द एक्ट ऑफ पुटिंग रिसोर्सेज इन असेट्स एक्सपेक्टेड टू गेन वैल्यू ओवर टाइम। पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि समय के साथ साथ हमें उसमें गेन हो, प्रॉफिट हो। Okay, now the more share you own the higher your ownership. If a company is like a big chapati, each share is one piece. ऐसे एक चपाती को अगर कंपनी समझे तो ये आपका शेयर है। इस तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। होल्डिंग स्टॉक allow individual to put their saving where they expect to see an increase in their value when the share price increase. On the other hand, issuing share help companies raise fund for their operation. तो इसमें ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी में और उस कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपको क्या होता है? उसका प्रॉफिट मिलता है ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज इन देयर वैल्यू। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को क्या फायदा हो रहा है इससे? कंपनी के पास फंड आ जाता है, कंपनी रेज फंड, पैसा आएगा तो वो और ज्यादा अपने काम को बढ़ा पाएगी। ओके, द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम सामान खरीदने बेचने जाते हैं तो मार्केट होता है, वैसे शेयर को खरीदने बेचने के लिए एक अलग तरीके का मार्केट होता है। जैसे ये आप देख सकते हो बिल्डिंग है, इसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE in 1875 में बना था एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में सबसे पुराना, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। बैक देन उस समय 1875 में शेयर का जो ट्रांजैक्शन होता था कि कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो, वह कंडक्टेड मैन्युअली यूजिंग पेपर टिकट्स। इस तरीके के पेपर टिकट्स लेकर और पहले के समय में शेयर खरीदे जाते थे, विच इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग एडवांस कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। आज के समय में ये चेंज हो चुका है, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है, ऑनलाइन ही हम खरीद सकते हैं शेयर और बेच सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर वगैरह जो है, स्टॉक जो है, उनका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। क्लियर है यहां तक? नाउ लाइक कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी मतलब कोई सामान, कोई वस्तु, ठीक है, जिसको आप खरीद रहे हो शेयर मार्केट में, जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लाइक कमोडिटी प्राइसेस शेयर प्राइसेस ऑल्सो राइज एंड फॉल। तो जैसे कमोडिटी, किसी सामान का प्राइस बढ़ता है घटता है ना, सीजन के हिसाब से। एक सब्जी का एग्जांपल ले लो, किसी सीजन में टमाटर महंगे होते हैं, किसी में सस्ते होते हैं, वैसे ही शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और गिरता है। व्हेन शेयर प्राइसेस ऑफ मेनी कंपनी फॉल साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बहुत सारी कंपनी के शेयर प्राइसेस एक साथ गिर जाएं,
है ना, फॉल हो जाए तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। कौन सी पिक्चर इस पे बेस्ड है, किस किसने देखी है वो पिक्चर, मुझे नाम बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या होता है, क्रैश हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर सभी मार्केट अच्छा राइज कर रही है तो इसकी वजह से शेयर मार्केट में बूम आ जाता है, ठीक है। क्रैश कब होता है, जब शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां एक साथ लॉस में चली जाती है। और बूम कब आता है, जब बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, ये शेयर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, पुराने समय में इस तरीके का हुआ करता था। पुराने समय मतलब जो स्टार्ट हुआ था शेयर मार्केट। नाउ ये देखो, अ राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज कॉजिंग अ स्टॉक मार्केट बूम, इस तरीके का एरो है ना। और ये रेड नीचे दिख रहा है तो इसे क्या कहते हैं, क्रैश हो गया स्टॉक मार्केट। सबके प्राइस क्या हो गए, रेड 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 दिख रहा है, मतलब कम हो गए हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ ट्रेडिंग शेयर्स कैन ब्रिंग गेन्स और लॉसेस एज देयर प्राइसेस फ्लक्चुएटेड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ट्रेडिंग शेयर्स जो है इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। इफ अ कंपनी इज डूइंग वेल एंड पीपल थिंक इफ इट विल अर्न मनी, इट शेयर बिकम्स मोर वैल्यूएबल। आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे, आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप वो कंपनी देखोगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, डूइंग वेल, उसमें आप ऑन करने के लिए पैसा लगाओगे। बट इफ कंपनी हैज प्रॉब्लम्स लाइक अ बैड प्रोडक्ट, अब मान लो कि किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी या बड़ा नुकसान हो गया कंपनी को किसी साल, तो जो लोगों ने उसमें पैसा लगाया है वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी में से अपना पैसा निकालने लगेंगे, क्योंकि अरे यार कहीं और लॉस ना हो जाए, हमारे पैसे लॉस में ना चले जाए। सो फ्यूअर पीपल वांट्स इट्स शेयर, और खरीदेंगे भी बहुत कम लोग। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो रहा है, शेयर का ड्रॉप हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम अ कंपनीज परफॉर्मेंस, एक तो ये हम फैक्टर पढ़ रहे ना किस कारण से ट्रेडिंग शेयर जो है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो पहला हमने पढ़ा कंपनी को लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। अब एक और कारण याद दिया है, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज परफॉर्मेंस, एक तो रीजन हो गया कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, कोई नया लॉ बन गया, कोई टैक्स का रूल बन गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कोई सरकार आ रही है, इलेक्शन अच्छे हुए, फिर सरकार मेजोरिटी में नहीं है, इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, तो अगर इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो भी ऐसा होता है, वॉर हो रहा है किसी कंट्री में, तो अब शेयर मार्केट डाउन होगा, प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, या इकोनॉमिक शॉक कोई हो रहा है ना, पूरी वर्ल्ड में कोई इफेक्ट हुआ, जैसे कोविड के समय में हुआ, ऐसी पूरी वर्ल्ड में कोई इफेक्ट हो रहा है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, पहला हो गया कंपनी की परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसी, तीसरा हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे टैक्स रूल चेंज हुआ या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चौथा हो गया वॉर्स, पांचवा हो गया इकोनॉमिक कोई शॉक है, तो इस वजह से प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यही हमने यहां से स्टार्ट किया था। ये देखो लिखा है, प्राइस फ्लक्चुएशन के बहुत सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इकोनॉमिक शॉक क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक शॉक भी एक कारण है और टैक्स रूल भी एक कारण है ना, कि सरकार टैक्स रूल में कुछ चेंजेस करती है तो वो भी कारण है। इन दोनों को यहाँ डिटेल में दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं टैक्स रूल क्या होता है। टैक्स कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रिस्पेक्टिवली टू द गवर्नमेंट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। सरकार जो भी काम करती है, लोगों के लिए स्कूल बना रही है सरकारी, या रोड बना रही है, तो उसके लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, वो हम ही लोगों से, जो हम प्रॉफिट इनकम करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस पे हम सरकार को कुछ पोर्शन एज अ टैक्स देते हैं। तो ये कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल पे करता है, हर बिजनेसमैन पे करता है, किसको, गवर्नमेंट को। इट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स। जैसे आप खाना खाने जाते हो तो नीचे देखना बिल में एक जीएसटी लिखा है या कुछ लिखा है, तो वैल्यू होगी 1200 रुपए खाने की, तो उसमें कुछ पैसा एज ए परसेंटेज ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो वैल्यू ऐड कर देता है। कॉस्ट जितना है, पहले तो 1200 था, उसमें और वैल्यू ऐड हो गई, कुछ सामान की, सर्विसेज की, तो उस ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाती है वैल्यू। गवर्नमेंट सेट करती है रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स। अलग अलग टैक्स की जो वैल्यू है वो डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। सो आई होप टैक्स रूल क्लियर है आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक शॉक भी एक कारण हो सकता है, मतलब सडन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, cause big changes in country's economy, how people earn, spend और save money. For instance, कोई natural disaster आ जाए, अचानक से कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वॉर हो गए, पैंडेमिक जैसे कोविड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सडन चेंज हो जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज में, प्राइजेस चेंज हो जाए कमोडिटीज के, सो इसकी वजह से इकोनॉमी में एक शॉक आता है, जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट होती है, शेयर के प्राइजेस बढ़ते या घटते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू कंपनीज शेयर इशू शेयर एंड व्हाई डू पीपल buy them? Are there any benefit of owning share?
कंपनी क्यों शेयर इशू करती है लोगों को? तो अभी मैंने रीजन बताया आपको, पैसे अर्न करने के लिए, है ना, कि पैसे मिलेंगे तो वो काम को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। नाउ व्हाई डू पीपल बाय देम? लोग क्यों खरीदते हैं उसको? ताकि वो कंपनी अगर बढ़ रही है तो उसमें उनको भी प्रॉफिट मिल सके, है ना, वो भी पैसे को बढ़ा सके, गेन कर सके। नाउ क्या आर देयर एनी बेनिफिट ऑफ ओइंग शेयर? अगर आप शेयर को ओन कर रहे हो, मतलब आपने शेयर ले लिया, तो क्या इसमें कोई बेनिफिट है? तो यस, बेनिफिट होता है। कंपनी अगर बढ़ रही है तो आपको भी उसमें शेयर मिलता है प्रॉफिट का, है ना। सो यही चीजें इसका आंसर होंगी। अगर प्रॉपर वे में आंसर चाहिए तो मैं बता देती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपनी शेयर करती है, इशू करती है शेयर को टू रेज मनी फॉर एक्सपेंशन, है ना, ताकि काम को बढ़ा सके, बिजनेस का ग्रोथ हो सके। पीपल इसलिए बाय करते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर आप शेयर ओन करते हैं तो इट गिव्स बेनिफिट, लाइक डिविडेंड मिलता है आपको। शेयर जो कंपनी का ग्रोथ होता है उसमें आपको शेयर मिलता है एज ए डिविडेंड। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर financial frauds and how to prevent them. So digital payments have made life easier. Digital payment से क्या हो गया? लाइफ बहुत आसान हो गई है, बट जो भी यूज कर रहे हैं उन्हें beware of frauds and scams. आजकल फ्रॉड वगैरह भी बहुत होने लगे हैं। फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं? ट्रिक करते हैं लोगों को फेक कॉल्स करके, मैसेजेस करके टू डाउनलोड हार्मफुल एप्स और मिसलीड पीपल इनटू शेयरिंग बैंक डिटेल्स। जैसे ओटीपी वगैरह, वन टाइम पासवर्ड वगैरह आप शेयर कर देते हो और आपके अकाउंट से जो ये फ्रॉडर्स हैं पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। दिस गिव देम एक्सेस टू यूजर्स मोबाइल और कंप्यूटर। ओटीपी देते ही वो आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है उन्हें, एंड एनेबल देम टू स्टील पीपल डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड ड्रेनिंग मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ओके, सो ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, यूनिक टेम्पररी कोड होता है जो लेटर्स और नंबर से बना होता है, दैट इज यूज फॉर वेरीफाइंग आइडेंटिटी और ऑथोराइजिंग एनी ट्रांजेक्शन। आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में कि ये अकाउंट आप ही यूज कर रहे हैं कि नहीं, फोन आप ही यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीजें इसलिए तो ओटीपी इसमें हेल्प करता है। ओके, नाउ जैसे बीवेयर स्कैम वगैरह के लिए दिया है, नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, होम एड्रेस, पासवर्ड, ओटीपी किसी स्ट्रेंजर को, अनजान को आपको नहीं बताना चाहिए। अवॉइड क्लिकिंग अननोन लिंक्स, कोई अननोन लिंक वगैरह आपको सेंड कर रहा है, वीडियो सेंड कर रहा है, मैसेजेस वगैरह में, तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। डोंट स्टोर सेंसिटिव बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन एटसेट्रा ऑन डिवाइस। फोन में ये सब चीजें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी फोन गुम हो जाता है तो ये सारा डेटा आपके उसके पास चला जाता है जिसको फोन मिलता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके कंप्लेन रखनी चाहिए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब समरी छोटी सी दी गई है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है, पेमेंट सिस्टम है, स्टॉक मार्केट है, इन सबको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये हेल्प करते हैं विद द फ्लो ऑफ मनी अमंग पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट बाय एनेबलिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये प्रमोट करते हैं सेविंग्स को, क्रेडिट को, इन्वेस्टमेंट को, दैट बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस प्रोस्पेरिटी। हमारे देश की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर है, तो ये देख लेते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे क्वेश्चन भी दे दिए एक साथ। हाउ डज हैविंग अ बैंक अकाउंट हेल्प पीपल, शुड एवरीवन बी रिक्वायर्ड टू हैव अ बैंक अकाउंट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी वहां लिखे हुए और आंसर भी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे। पहला था व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड बैंक्स, पेमेंट्स सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये हेल्प करते हैं मैनेजिंग मनी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय प्रोवाइडिंग फंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स एंड अदर फैसिलिटीज। ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज हैविंग अ बैंक अकाउंट हेल्प पीपल। आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको कैसे हेल्प करता है? क्या सबके पास रिक्वायर्ड है कि एक बैंक अकाउंट हो? सो अ बैंक अकाउंट कीप्स मनी सेफ और हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, एंड अलाउ इजी डिपॉजिट, विड्रॉल एंड डिजिटल पेमेंट्स। यस, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए बिकॉज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स। नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स। सो फॉर सेवर्स, जो सेविंग करने जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज होती है उनकी सेविंग ओवर टाइम, समय के साथ साथ, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिल रहा है ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो है सिर्फ पैसे पे नहीं मिलता, जो ब्याज आपने कमाया
है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। और बोरोवर्स के लिए क्या होता है, इट इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट टू बी रीपेड बिकॉज इंटरेस्ट कीप एडिंग टू द प्रिंसिपल। जो ले रहा है उसमें क्या होता है, जो टोटल अमाउंट उसको पे करना है वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ब्याज उसमें जुड़ता जाता है। इसीलिए जब हम लोन लेते हैं तो जल्दी से जल्दी पे करना होता है ना। हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस, हाउ कैन गवर्नमेंट फैसिलिटेट दिस फ्लो। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ करते हैं हाउस होल्ड को, मतलब जो घरेलू हम जैसे जो लोग हैं, कि अपने पैसे को डिपोजिट करे बैंक में, और बिजनेस क्या करते हैं, उस पैसे को लोन की तरह बोरो करते हैं बैंक से और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपने बिजनेस को। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है ये फ्लो को बाय रेगुलेटिंग बैंक्स, प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि बैंक्स को रेगुलेट करना मतलब उसके फंक्शनिंग को गाइड करना, आरबीआई के थ्रू, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे ज्यादा पैसा क्यों मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट? क्योंकि देखो फिक्स्ड डिपॉजिट पे हायर इंटरेस्ट इसलिए मिलता है बिकॉज द मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन इजिली। तो बैंक के पास पैसा आपने फिक्स टाइम के लिए रख दिया, तो बैंक निश्चिंत है कि भाई 6 महीने के लिए पैसा है तो थोड़ा ज्यादा ब्याज दे दो, क्योंकि 6 महीने में हम इस पैसे का कोई भी यूज कर सकते हैं। वो व्यक्ति 6 महीने के लिए नहीं आने वाला है, फिक्स डिपॉजिट करके गया है। लेकिन सेविंग में क्या है, बैंक को पता नहीं आप कब अपना पैसा निकालने आ जाओगे, है ना। तो सो बैंक कैन यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, साहिल रिसीव 10,000 एज अ प्राइज इन अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें 10,000 प्राइज मिला साहिल को, ठीक है। हिज फादर प्रॉमिस टू पे हिम 12% इंटरेस्ट पर ईयर इफ ही डज नॉट स्पेंड द अमाउंट। उसके पापा ने कहा अगर तुम 10,000 ये जो रुपए मिले हैं तुम्हें प्राइज के खर्च नहीं करोगे तो मैं हर साल तुम्हें 12% ब्याज दूंगा। तो 3 साल बाद कितना पैसा साहिल के पास होगा, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन में 100 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर में टी आ जाता है, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो पी हमारा क्या दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ लिख दो 10,000 पी की जगह, मल्टीप्लाई 1 प्लस में आर कितना है 12%, तो 12 अपॉन में 100 और टी टाइम कितना दिया 3 ईयर्स, तो यहाँ लिख दो 3। अब ये 10,000 एज इट इज रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.12 आ जाएगा और इसकी पावर 3। 10,000 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 1.12 की पावर 3, ठीक। तो अभी 10,000 को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई ये 1.12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा दिया, 2 0 और 3 पावर है यानी 3 बार ऐसा लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कलर चेंज कर लेती हूँ, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना। तो क्या बचा 112 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा, और 2 के बाद पॉइंट लगाना, ये वाला आंसर आएगा और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो या साहिल के पास कितने पैसे होंगे 3 साल बाद, ये अमाउंट आएगा, आप मल्टीप्लाई करके और डेसिमल लगा दोगे। अब आगे देखते हैं, how does the stock market help mobilize the saving of individuals, in what ways do company benefit by issuing share to people। स्टॉक मार्केट कैसे हेल्प करता है मोबिलाइज, मतलब पैसे को, जो सेविंग है इंडिविजुअल सेविंग को चेंज करने में, मोबिलाइज करने में, और किस तरीके से कंपनी को बेनिफिट होता है लोगों को शेयर देके। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, एक बार और देख लेते हैं। सो द स्टॉक मार्केट कलेक्ट करती है सेविंग फ्रॉम इंडिविजुअल हु बाय शेयर। मैंने शेयर खरीदा तो मेरे पैसे कहाँ गए, स्टॉक मार्केट के पास गए। कंपनी क्या करती है, बेनिफिट करती है फंड को रेज करके एक्सपैंड करने के लिए, ना, फंड मिलता है कंपनी को तो एक्सपेंशन करती है, नए प्रोजेक्ट लाती है और बिजनेस के ग्रोथ के लिए वर्क करती है। 8th क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बैलेंस द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल पेमेंट विद द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड वगैरह होता है तो उसको कैसे हम देखकर अपनी चीजों को संभाल सकते हैं कि हमारे साथ ना हो। तो हम बैलेंस कर सकते हैं बाय नॉट शेयरिंग ओटीपी शेयर ना करें, और अवॉइडिंग अननोन लिंक्स, यूजिंग सिक्योर एप्स एंड रिपोर्टिंग फ्रॉड इमीडिएटली टू द हेल्पलाइन नंबर 1930। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन है, आपको अपनी फैमिली मेंबर से, नेबर से पूछना है अबाउट सेविंग, यूपीआई एंड फ्रॉड एक्सपीरियंसेस, समराइज योर फाइंडिंग्स। क्या पता चलता है वो लिखना है, तो आप पूछ के लिखेंगे, जैसे मोस्ट पीपल सेव मनी इन बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट, वो यूपीआई यूज करते हैं डेली ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे शॉपिंग करने गए या बिल पेमेंट के लिए। ये फास्ट होता है, कन्वीनियंट होता है, वो केयरफुल रहते हैं फ्रॉड के लिए, वो ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करते। आपको एक पोस्टर बनाना है तो ये आप खुद से करेंगे, फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर के लिए, जो हमने अभी एक पोस्टर देखा था चैप्टर में, मैं दिखा दूंगी, वैसा कुछ बनाना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर शुड इंक्लूड डूज एंड डोंट्स सच एज नॉट शेयरिंग ओटीपी, अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स, रिपोर्टिंग फ्रॉड एट 1930 और
cybercrime.gov.in. Now, why are checks often used to pay utility bill? बिल्स पे करने के लिए हमें चेक्स अधिकतर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चेक प्रोवाइड करता है सेफ एंड रिकॉर्डेड मेथड ऑफ पेमेंट एंड एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन. ये एक ट्रांजेक्शन के प्रूफ की तरह हम यूज कर सकते हैं. सपोज करो कि आपको 10,000 रुपए निकालने हैं. सो हाउ वुड यू फिल द कैश विड्रॉल स्लिप? आप कैसे फिल करोगे? सो कैश विड्रॉल स्लिप आपको दिया हुआ है, वहां पर आप डेट लिखोगे, ब्रांच का नाम लिखोगे, अकाउंट नंबर, अपना नाम लिखोगे, 10,000 अमाउंट वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड्स में कैसे 10,000 रुपीज ओनली, और साइन करोगे स्लिप पे, है ना. तो चलो दो चीजें दिखानी हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना. तो यहाँ पर सारी डिटेल, यहाँ देखो ये पेमेंट किया है, डेट वगैरह फिल करना है. ठीक ना. पोस्टर जो बनाना था वो कुछ इस तरीके का आप बनाओगे. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर. अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंस क्या होता है. फाइनेंस होता है कि मनी को कैसे मैनेज करना है. इसमें सेविंग्स आ जाती हैं, बोरोइंग्स आ जाते हैं, मतलब जो लोन वगैरह हमने लिए, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ताकि हम स्पेंड कर सके वाइजली. अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड द कंट्री ग्रो इकोनॉमिकली. फिर हमने बैंक का रोल देखा था. बैंक का क्या रोल होता है? एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पीपल से, लोगों से, फिर लोन देते हैं इंडिविजुअल्स को या बिजनेस को, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे एटीएम, चेक, नेट बैंकिंग और यूपीआई. बैंक अर्न करते हैं प्रॉफिट. कैसे? ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पे जितना कि वो लोगों को देते हैं डिपॉजिट पे, उसके कंपैरिजन में. बैंक अकाउंट के टाइप्स हमने देखे थे. सेविंग अकाउंट जो इंडिविजुअल अपना पैसा सेव कर सके और उस पर ब्याज मिलता है उनको. करेंट अकाउंट जो मेनली बिजनेस यूज करती है, उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं. फिक्स डिपॉजिट जिसमें पैसा हम डिपॉजिट कर देते हैं कुछ फिक्स समय के लिए, जिसपे हमें ज्यादा ब्याज मिलता है. रेकरिंग डिपॉजिट मतलब फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता है हर मंथ में. ठीक है, रेकरिंग मतलब हर मंथ में रेकर हो रहा है, दोबारा से आ रहा है. इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग हमने पढ़ा था. इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा मनी अर्न होता है सेविंग पे या पे किया जाता है लोन पे. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो पैसा आपने दिया है उस पे ब्याज मिल रहा है और अगले साल फिर बोथ ओरिजिनल अमाउंट और पिछला जो ब्याज मिला है उसके ऊपर आप पैसा बना रहे हो. तो ये मनी को ग्रो फास्ट करने में हेल्प करता है. आरबीआई का क्या रोल है? तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये अदर बैंक्स को रेगुलेट करती है, इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है ना. कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट को, इशू करती है करेंसी को, मेंटेन करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को. डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स लाइक यूपीआई, क्यूआर कोड्स एंड नेट बैंकिंग अलाउ करती है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर. ये फास्ट होती है, कन्वीनियंट होती है और रिड्यूस करती है कैश रखने की नीड को. However, user must stay alert against the fraud. स्टॉक मार्केट एंड शेयर के बारे में हमने पढ़ा. स्टॉक मार्केट अलाउ करते हैं कंपनी को ताकि वो पैसा रेज कर सके, इशू शेयर इशू करके. और शेयर जो होता है रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ कंपनी. शेयर प्राइसेस चेंज बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट डिमांड. फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि बैंक, स्टॉक मार्केट, डिजिटल सिस्टम जो है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. ये कनेक्ट करते हैं सेविंग को विद इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प क्रिएट जॉब्स एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स. नाउ सेफ्टी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कि हमें कभी भी ओटीपी या पिन दूसरे अनजानों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने चाहिए. पेमेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना चाहिए. रिपोर्ट करना चाहिए साइबर फ्रॉड को इमीडिएटली. ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम फ्रॉड एंड लॉस. सो ये ओवरऑल अगर आइडिया देखे चैप्टर का तो क्या था? बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रॉपर सेविंग, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ. सो आई होप दिस समरी विल हेल्प यू. नाउ अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं. पहला है, व्हाट इज बैंक? अ प्लेस टू प्रिंट मनी, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स, अ स्टॉक एक्सचेंज, अ गवर्नमेंट ऑफिस. विच अकाउंट अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स पीरियड? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या एटीएम अकाउंट. देन व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड प्रीवियस इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये बताना है. इंटरेस्ट जो मंथली पे हो. आरबीआई कैसे जाना जाता है? प्राइवेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज या इंश्योरेंस कंपनी. देन फिफ्थ है, यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनपीसीआई या एसबीआई. फिर चेक हेल्प करते हैं विड्रॉ करने में कैश, ट्रांसफर करने में मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ओपन करने में बैंक अकाउंट या शेयर बाय करने में. फिर सेवेंथ है, बैंक्स अर्न मनी मेनली फ्रॉम डोनेशन, टैक्स कलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट, प्रिंटिंग करेंसी. फिर शेयर रिप्रेजेंट करते हैं लोन, ओनरशिप इन अ कंपनी, बैंक डिपॉजिट, टैक्स पेमेंट. देन व्हेन शेयर प्राइस फॉल्स शार्पली, तो बैंक मार्केट क्या कहते हैं? क्रैश हो गया स्टॉक या मार्केट
मार्केट बूम है या इन्फ्लेशन में है या इन्वेस्टमेंट है। अगर हेल्प हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, साइबर फ्रॉड, तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना है, 100 पे, 108 पे, 1930 पे या 181 पे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं तब रीड कर दूंगी जब आंसर्स देखेंगे। जैसे आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग हेल्प मनी ग्रो थ्रू डैश, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, अ डैश अकाउंट इज मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस, कौन सा अकाउंट जो है बिजनेस के लिए यूज होता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट है, प्लीज पॉज करके रीड करिएगा, फिर आंसर्स देखेंगे, है ना। मैच द फॉलोइंग है, ये सही कॉलम से मैच करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे क्वेश्चन है 10 और लॉन्ग क्वेश्चन है 10। ओके, चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं कि करके। पहले एमसीक्यू से, तो बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है, कलेक्ट करती है मनी डिपॉजिटर से और बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में देती है। हायर इंटरेस्ट किस में मिलता है, सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट ऑफर हायर इंटरेस्ट बिकॉज मनी इज कैप्ट फॉर अ फिक्स टाइम। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल और प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। आरबीआई किस चीज से जानी जाती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। ये आरबीआई जो है बैंक्स को रेगुलेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी टैक्स वगैरह कितना चार्ज करना है, कितना रखना है। यूपीआई किसने लॉन्च किया, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। चेक किस चीज में हेल्प करता है, विड्रॉ करने में या ट्रांसफर करने में मनी, तो ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। बैंक अर्न करते हैं मनी मेनली फ्रॉम, तो डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट। देन अ शेयर रिप्रेजेंट, शेयर क्या होता है, ओनरशिप इन अ कंपनी। अ शेयर गिव्स पार्शियल ओनरशिप इन अ कंपनी। देन शेयर प्राइसेस अगर बहुत शार्पली फॉल हो जाए तो क्या होता है, स्टॉक क्रैश हो जाते हैं, है ना। देन हेल्पलाइन नंबर है 1930 फॉर साइबर फ्रॉड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे, आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश हुआ, इंटरेस्ट ग्रो थ्रू कंपाउंडिंग। यूपीआई के फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, करेंट अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिजनेस यूज करते हैं। शेयर मार्केट हेल्प करती है कंपनीज को कि वो कैपिटल अपना फंड बढ़ा सके। ओटीपी की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट वो फिक्स कौन करते हैं, अभी मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई। क्यूआर कोड अलाउ करते हैं इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में बना था। डिपॉजिट से अर्न करते हैं इंटरेस्ट कौन, इंडिविजुअल्स, है ना, बैंक में डिपॉजिट करके उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ट्रू फॉल्स में है, जैसे बैंक लैंड करती है सारे डिपॉजिट को, दे रिसीव, नहीं, बैंक कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व भी रखती है। कभी कोई अगर सारा पैसा जो बैंक के पास आ रहा है वो सारा का सारा लोन के फॉर्म में नहीं देती है। फिक्स डिपॉजिट यूजुअली हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं एज कम्पेयर टू सेविंग, यस, क्योंकि मनी लॉक हो जाता है फिक्स पीरियड के लिए। यूपीआई रिक्वायर्स फिजिकल विजिट टू बैंक, नो, यूपीआई से आप मोबाइल ऐप से ही काम कर सकते हो। आरबीआई प्रिंट इंडियन करेंसी, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। शेयर, ये ट्रू है ना, शेयर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, यस, शेयर के प्राइजेस बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड कितनी है। एटीएम वर्क्स ऑन ओनली ड्यूरिंग बैंक आवर्स, क्या जब बैंक खुला है तभी एटीएम वर्क करता है, नहीं, 24/7 वर्क करता है। इंटरनेट बैंकिंग अलाउ करता है बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ऑनलाइन, यस, हम चेक कर सकते हैं, तो ट्रू है। स्टॉक मार्केट बूम मींस राइज हुआ है शेयर का प्राइस, यस, बूम रेफर्स टू मार्केट ग्रोथ। नेवर शेयर ओटीपी विद स्ट्रेंजर्स, ट्रू, ओटीपी शेयर करने से फ्रॉड हो सकता है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर सेविंग स्कीम्स, यस, हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट स्कीम्स। अब मैच टाइम के करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम, शेयर ओनरशिप देता है कंपनी में, एटीएम कैश विड्रॉ करने के लिए यूज होता है, स्टॉक एक्सचेंज बाय और सेल करते हैं यहाँ पर शेयर्स को। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला था व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीजें इंक्लूड होती है, बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इट हेल्प्स पीपल सेव, बोरो, इन्वेस्ट एंड ट्रांसफर मनी सेफली। देन नेक्स्ट है हाउ डज अ सेविंग अकाउंट हेल्प पीपल, सेविंग अकाउंट कैसे लोगों की मदद करता है, तो मनी को सेफ रखने में, इंटरेस्ट अर्न करने में, और अलाउ करता है इजी विड्रॉल, आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, एनकरेज करता है रेगुलर सेविंग हैबिट्स को। देन व्हाट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, इसमें हम पैसा कमाते हैं किस चीज पे, बहुत प्रिंसिपल पे, मतलब पहला तो जो आपने पैसा लगाया उस पे, और दूसरा उस पैसे पे जो ब्याज पहले कमाया हुआ है, प्रीवियसली अर्न्ड इंटरेस्ट। इट हेल्प्स मनी ग्रो फास्टर ओवर टाइम। देन व्हाई इज आरबीआई कॉल्ड बैंकर्स बैंक, आरबीआई को बैंकर्स का बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है सभी कमर्शियल बैंक को, और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंक्स को, अगर बैंक्स को इमरजेंसी हो तो आरबीआई हेल्प करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट मीन्स होता है कि पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, डिडक्टेड मतलब कम होना फ्रॉम योर अकाउंट, और क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में पैसा ऐड हुआ है। यूपीआई पेमेंट कैसे इजी करते हैं पेमेंट सिस्टम को, तो यूपीआई अलाउ करते हैं इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग अ मोबाइल फोन, ये 24/7 वर्क करते हैं और बैंक जाने की विजिट करने की जरूरत नहीं होती है।
कंपनीज क्यों इशू करते हैं शेयर? सो कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ताकि उन्हें पैसा मिल सके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टर जो पैसा बाय करते हैं शेयर, वो क्या करते हैं, पार्शियल ओनर हो जाते हैं उस कंपनी के। स्टॉक मार्केट क्रैश कब होता है? जब सडन और शार्प फॉल होता है शेयर प्राइसेस में। ये इसकी वजह से इट कॉजेस हैवी फाइनेंशियल लॉस टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर है, जो लोग पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में और मार्केट क्रैश हो जाए तो उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। हाउ डज जनधन योजना हेल्प पीपल? तो जनधन योजना ने प्रोवाइड किया बेसिक बैंक अकाउंट्स टू पुअर फैमिलीज और प्रमोट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। नाउ व्हाई इज कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट? फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर आप ट्रैक करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को, तो ये बजट प्लान करने में, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचने में मदद करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला, बैंक को कैसे प्रॉफिट होता है? तो बैंक डिपॉजिट कस्टमर से लेती है पैसे, फिर लेंड करती है उस पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट पे। जो डिफरेंस होता है डिपॉजिट और लोन इंटरेस्ट में, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक भी अर्न करती है सर्विसेज, बैंक ऑल्सो अर्न फ्रॉम सर्विस चार्जेस एंड फी। जो सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को, उसकी चार्जेस भी बैंक लेती है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग यूपीआई। यूपीआई का कैसे वर्क होता है पूरा प्रोसेस? तो सेंडर क्या करता है, यूपीआई ऐप ओपन करता है मोबाइल फोन में, रिसीवर का यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड को एंटर करता है, अमाउंट को कंफर्म करता है, पिन सिक्योर करता है और उसके बाद मनी ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से थे? तो सेविंग अकाउंट पर्सनल सेविंग के लिए, करंट अकाउंट मेनली फॉर बिजनेस के लिए, फिक्स डिपॉजिट इसमें हायर इंटरेस्ट मिलता है फॉर फिक्स्ड पीरियड, देन रेकरिंग डिपॉजिट जो हर मंथ में आप रेगुलर सेविंग करते हैं। देन नेक्स्ट है हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। स्टॉक मार्केट हेल्प करते हैं कंपनीज को टू रेज कैपिटल। डिजिटल सिस्टम ट्रांजैक्शन को फास्टर और सेफर करते हैं। ये सर्विसेज प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को एग्जांपल से बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट। ये इंक्रीज करते हैं टोटल अमाउंट को फास्टर देन सिंपल इंटरेस्ट। जैसे 1000 रुपए अर्न किए इंटरेस्ट ईयरली, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू टोटल, है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इंक्रीजेस सेविंग ओवर टाइम। ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू चैप्टर में समझाया है। सिक्स्थ है What are advantages of digital payments? डिजिटल पेमेंट्स क्या, इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या क्या है? ये क्विक है और कन्वीनियंट है। कैश की नीड को, कैश कैरी करने की नीड को रिड्यूस करता है, कम करता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम रख पाते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और ये सेफ होते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट शेयर प्राइसेस? तो हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे। पहला कि कंपनी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, की इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छा कर रही है तभी वो पैसा लगाएगी। फिर डिमांड और सप्लाई शेयर प्राइसेस के इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट। कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, उसकी वजह से भी प्राइस चेंज होते हैं। आरबीआई का क्या रोल है इंडिया में? तो आरबीआई रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है बैंक्स को, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो बढ़ रही है उसको एडजस्ट करके उसे कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके। देन करेंसी नोट इशू करती है, इंश्योर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री के। देन हाउ डज स्टॉक मार्केट मोबिलाइज सेविंग? सेविंग को स्टॉक मार्केट कैसे मोबिलाइज करता है? तो पीपल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बाय बाइंग शेयर। कंपनी उस पैसे को एक्सपेंशन के लिए यूज करती है। इन्वेस्टर उस पे रिटर्न अर्न करते हैं, डिविडेंड या जो प्रॉफिट जैसा शेयर मिलता है उनको। ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉड? क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए? तो कभी भी ओटीपी या पिन किसी के अनजान के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें बैंकिंग एप्स का। वेरीफाई करें पेमेंट रिक्वेस्ट केयरफुली। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली। कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि एक्टिविटी सही नहीं है, सस्पिशियस है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह हमने पढ़े थे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8। अब नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर बनाए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो विल मीट वेरी सून। प्लीज प्रैक्टिस करिए सैंपल पेपर्स वगैरह, और किसी भी चैप्टर के, मान लो इसी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, मैराथन के नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेशन के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके पीडीएफ चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक्स है आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सो विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.